नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आज हमारा क्लास है रीतिकाल का दूसरा भाग। पहला भाग पढ़ा चुके थे हम, आप लोग देख चुके होंगे उम्मीद है। अब उसके आगे हम लोग चलेंगे। पहला क्लास में मतीराम तक हो चुका था, ठीक है। बता चुके थे पहले ही कि रीतिकाल के कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली 3 भाग में कौन कौन, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त कवि, ठीक है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि, ठीक है। अब यहाँ अब एक इतर भी माना जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना है। इतर में 3 कौन कौन से आते हैं, तो नीति काव्य, ठीक है, भक्ति काव्य, वीर काव्य, ये सब इसी में आता है, रीति मुक्त में। अब चलिए देखते हैं, ये सब आप पता ही होगा, बताया कि पिछले क्लास में बता चुका हूं मैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीतिबद्ध कवि। क्या रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे हैं। रीतिबद्ध में क्या पढ़ चुके थे हम लोग, मतीराम को पढ़ चुके थे ना, जो जनता का प्यारा कवि जिसको कहते हैं, रहीमदास को इसे बताया था ना। और जनता का प्यारा कवि के रहीमदास को बताया था। मतीराम का सच्चा कवि, हृदय कवि का है कौन, रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम लोग चलते हैं आगे, कहाँ, तो पद्माकर पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब जैसे पहले ही बता चुका था कि रीतिबद्ध मतलब क्या होता है, रीति मुक्त बता। रीतिबद्ध, रीतियों से बधा हुआ, ठीक है, जो परिपाटी चली आ रही उससे बधा हुआ, ठीक है। रीतिबद्ध क्या है, रीतियों से चली आ रही, जो पहले से चली आ रही, काव्य, लक्षण, उदाहरण, सब दोनों लिखना। काव्य भी लिखेंगे और लक्षण मतलब उदाहरण भी लिखेंगे। क्या, पहले काव्य लिखेंगे, फिर उसका उदाहरण भी लिखेंगे, जो संस्कृत काव्य जो लिखा गया था, फिर उसको इसमें ब्रजभाषण के, फिर इसको क्या किया, फिर इनको उदाहरण सहित, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण सहित फिर लिखा। तो ये क्या, कौन क्या है, रीतिबद्ध वाले। और सिर्फ रीतिसिद्ध वाले क्या कहे, रीतिसिद्ध वाले सिर्फ उदाहरण दिए, रीतिसिद्ध वाले क्या कहे, सिर्फ उदाहरण। और रीति मुक्त वाले जो थे वो कुछ ना उदाहरण ना वो काव्य, कुछ नहीं लिखे, वो अपना मन के मर्जी थे, कह सकते हैं वो प्रेम के कवि थे, ठीक है। आगे आज पढ़ेंगे रीति मुक्त भी, और जो रीतिबद्ध में रह गए वो। चलिए समय को ना जाया करते हुए आगे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बता चुका था, इसका रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, सच्चा कवि हृदय, ठीक है। सच्चा कवि हृदय किनको कहा है, मतीराम को, ठीक है। एक जनता का प्यारा कवि कहा है किनको, रहीमदास को, याद रखिएगा। बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल की रीतिकाल के प्रतिनिधित कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलता है। किसको, पद्माकर और मतीराम, दो को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल में, ठीक है। रीतिकाल में किसको, पद्माकर और मतीराम का, इनके जो काव्य लिखने का ढंग थे, कह सकते हैं शैली, बहुत पसंद थे शुक्ल को, ठीक है। बहुत अच्छे रीतिकाल के प्रतिनिधित्व कवियों, रीतिकाल का, पूरा रीतिकाल का, रीतिबद्ध का बात नहीं करा, पूरा रीतिकाल का ही प्रतिनिधित्व कवियों में कह सकते हैं किसको, पद्माकर और मतीराम को। हाँ, पद्माकर और मतीराम को ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे दोनों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ते हुए जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा आप लोग का। हाँ, क्या, अब पद्माकर, ठीक है। क्या है, पद्माकर का जन्म पहले कितना हुआ था, तो 1753 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ, पद्माकर, एक बात इनका स्टोरी सुन लीजिए। पद्माकर जो थे वो दक्षिण भारत के इनके माता पिताजी थे। कहाँ का, दक्षिण भारत का। ये बेसिकली दक्षिण भारत के थे, लेकिन इनके माता पिता आके कहाँ पे, मध्य प्रदेश से, एमपी में बस चुके थे। किसमें बसे थे, मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला, तो सागर जिला में बसे थे, ठीक है। सागर जिला, मध्य प्रदेश के सागर जिला में कौन बसे थे, पद्माकर के माता पिता बसे थे। ये इनके दादाजी, इनके पिताजी कहाँ के थे, तो दक्षिण भारत के, ठीक है। अब चलते हैं कि इनके कौन कौन से रचना हुए, ठीक है। इनका कौन कौन से रचना हुए। और ये पद्माकर का एक और याद रखिएगा कि ये त्योहार में, ठीक है, त्योहार में मतलब होली का वर्णन करता है, ठीक। क्या, होली का। कोई भी पंक्ति दे दे और पूछे एग्जाम में, तो याद रखिए, बेसिकली एकदम धड़ाम से लगाइएगा। यदि जहां पे रंग, होली, उत्सव, इस सब का बात आ जाए तो किसको, पद्माकर टिक लगाइएगा, ठीक है। तो ये त्योहारों में सबसे ज्यादा किसका वर्णन करते थे, तो होली का, ठीक है। होली का ये बहुत ज्यादा वर्णन करते थे। इनका प्रिय त्योहार मान सकते हैं, एक तरह का होली ही थे, ठीक है। अब आते हैं इनके रचनाओं में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश का सागर जिला में। कहाँ से, इनका परिवार कहाँ से बिलोंग करता था, तो साउथ इंडिया से, मतलब दक्षिण भारत से, ठीक है। अब चलिए इनके आते हैं रचनाओं में, ठीक है। अब इनकी रचना है एक हिम्मत बहादुर रुद्रावली। क्या, हिम्मत बहादुर रुद्रावली। इसमें अनूप गिरी की प्रशंसा। अच्छा, ये जो अनूप गिरी है, ये अनूप गिरी का अन्य नाम क्या था, तो हिम्मत बहादुर रुद्रावली। क्या नाम था, हिम्मत बहादुर रुद्रावली नाम था, ठीक है। अनूप गिरी का नाम क्या था, हिम्मत बहादुर रुद्रावली। तो ये इन्हीं के संरक्षण में, ठीक है, इन्हीं के संरक्षण में ये लिखे थे। कौन सा रचना, हिम्मत बहादुर रुद्रावली, अनूप गिरी के संरक्षण में, ठीक है। अनूप गिरी के ही नाम है हिम्मत बहादुर रुद्रावली, उन्हीं का गुणगान यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग आदिकाल पढ़े थे, तो बिसल दे रासो पढ़े थे ना, बिसल दे रासो का नायक का नाम क्या रहता है,
विग्रहराज चतुर्थ रहता है, या तो कोई कोई तृतीय मानता है, कोई कोई चतुर्थ मानता है, ठीक है। तो विग्रहराज चतुर्थ है, उनके अन्य नाम क्या था, तो बिसलदेव नाम था। तो इसी तरह सेम यहाँ अनूपगिरी, अनूपगिरी का अन्य नाम क्या है, हिम्मत बहादुर द्रावली, ठीक है। हिम्मत बहादुर उनका जिसका आश्रय में रहता था उनका नाम है, ठीक है। अब जगत विनोद, अब एक दूसरा रचना है, कौन है, एक जगत विनोद है, जगत विनोद, ठीक है। क्या जगत विनोद, यह नायिका भेद है, क्या नायिका भेद के साथ साथ रस विवेचन ग्रंथ है, या जयपुर के राजा जगत सिंह का नाम से रचित है। जगत सिंह, जगत सिंह जयपुर के एक राजा थे, महाराज थे, कौन, जगत सिंह। वही जगत सिंह के जगत विनोद नाम से लिखा, ठीक है। क्या कैसा ग्रंथ है, तो नायिका भेद ग्रंथ है, याद रखिएगा, नायिका भेद ग्रंथ है, जगत विनोद। अब आते हैं पद्माभरण, क्या तीसरा रचना इनका पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। क्या पद्माभरण, तो पिछले क्लास में बताए थे, जहां पे भरण, ललाम और भूषण, जहां पे भरण, भूषण, ललाम, ये सब आ जाए, तीनों शब्द में कुछ रहे, ठीक है। वो आंख मूंद के क्या लगा देना है, अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। आंख मूंद के क्या लगा देना है, अलंकार ग्रंथ। पूछता है एग्जाम में, तो पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कि जो जैसे कि कोई कवि कुलकंठा भरण है, ठीक है। कवि कुलकंठा भरण कैसा ग्रंथ है, तो भरण लास्ट में, तो क्या अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम कैसा है, अलंकार ग्रंथ है। भाषा भूषण कैसा है, और भाषा भूषण कैसा, जसवंत सिंह का जैसे, तो कैसा है, अलंकार ग्रंथ है। जहां भरण, भूषण, ललाम, ठीक है, ललाम, ये सब शब्द आ जाए, वो कैसा रचना होगा, तो वो होगा रचना हमारा अलंकार ग्रंथ, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा सा, हाँ चलिए, कैसा रचना होगा, वो अलंकार ग्रंथ होगा, ठीक है। अब चौथा देखते हैं कि कौन है, प्रबोध पचासा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्रबोध पचासा, ठीक है। प्रबोध पचासा एक सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रबोध पचासा, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि प्रबोध पचासा वैराग्य व भक्ति से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, भक्ति से, ठीक है। जब हम पहला क्लास में, जब रीतिकाल का पहला क्लास पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था रीति से इतर रचना में 3 भाग में बांटा गया, कौन कौन से, तो एक वीर काव्य में, और एक कौन, नीति काव्य में, ठीक है। नीति काव्य में दूसरा को क्या था, तो भक्ति, है ना, भक्ति। तो ये भक्ति में आते थे पद्माकर का यही रचना, ठीक है। कौन सा रचना आता है, प्रबोध पचासा, क्योंकि इसमें भक्ति से संबंधित है। तो एग्जाम में पूछा गया है रीतिकाव्य के कौन से रचनाकार का भक्ति परक रचना है, तो पद्माकर, यदि इस तरह पूछे कि कौन सा रचना भक्ति परक है, ठीक है, प्रबोध पचासा। चलिए यहां तक समझ गए आप लोग। अब आते हैं एक और रचना है इनका, ठीक है, गंगा लहरी। क्या, गंगा लहरी, या कानपुर में रचित रचना है, ठीक है। कहां पर रचा गया था, कानपुर में रचा गया था, आप लोग को इतना याद होगा। अब देखते हैं इनके बारे में कौन कौन क्या कहते हैं, ठीक है। तो पद्माकर के विशेष में देखते हैं कि त्योहारों का वर्णन करते हैं, विशेष रूप से होली का, जो कि मैं पहले बता चुका आप लोग को, ठीक है। किसका वर्णन करते हैं, होली का वर्णन करते हैं बहुत ज्यादा। या लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं। किसका कथन है, इससे सब शुक्ल का कथन है, ठीक है, शुक्ल का कथन है, हाँ, शुक्ल का कथन है। क्या बोलता है, या लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं, प्रसिद्ध आचार्य। यहाँ बोलते हैं कि रीति ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं। फिर इसी तरह एक और है, ठीक है, इसी तरह क्या एक और है, तो इसी तरह देव के बारे में बोलते हैं कि यह लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य और कवि के रूप में आते हैं। तो ये सिर्फ आचार्य के रूप में आते हैं, कौन, आचार्य कवि, सॉरी यहाँ आचार्य कवि भी है, ठीक है। अब कैसे, प्रसिद्ध आचार्य कवि, ठीक है। किसका बारे में, तो पद्माकर के बारे में, देव के बारे में क्या कहते हैं, प्रसिद्ध आचार्य और कवि। तो इसमें सिर्फ और यहाँ लगाया दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिससे अभी आएगा, ठीक है। तो याद रखिए क्या कहा, या लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य और कवि है, आचार्य कवि हैं, ठीक है। प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं, कौन, आचार्य कवि, सिर्फ आचार्य कवि बात करिए तो कौन होगा, पद्माकर। यदि आचार्य और कवि, यहाँ और यदि घुसा दे तो कौन होगा, देव, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि फिर ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इसका इतना बड़ा, इतना अच्छा इनका रचना थे, इनके काव्य, जो कि बिहारी तो जानवे करते हैं, रीति सिद्ध में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज नहीं अगला क्लास में होगा। तो बिहारी जो है, बिहारी बहुत अच्छे काव्य लिखते थे, ठीक है, ठीक है, जिसे आप लोग पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा मैं। तो वो क्या, इसका इतना, मतलब इसी के इतना अच्छा व्याख्या, इतना अच्छा सटीक रचना लिखते हैं, कौन, पद्माकर लिखते हैं, कौन, पद्माकर, हाँ, पद्माकर लिखते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा कोटेशन। एक और क्या है, सोमनाथ, क्या, सोमनाथ, हाँ, सोमनाथ का एक रचना है, मात्र एक ही रचना पूछता है इनका, कौन, रस पीयूष निधि, ठीक है, रस पीयूष निधि। तो अभी मैं तुरंत 1 मिनट बात करा दूंगा, ट्रिक से देखना। और एक और है रसलीन का, रसलीन, सोमनाथ कवि है, रसलीन है, ठीक है। तो रसलीन का क्या है, अंग दर्पण, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग समझेंगे,
कैसे समझेंगे हम लोग? तो इसको सोम, सोम मतलब होता है क्या है? सोम मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बता दो। सोम मतलब होता है दारू, ठीक है, दारू मतलब शराब, ठीक है, क्या है? और अंग दर्पण, अंग दर्पण, ठीक है, अंग कहाँ डूबा रहा है? रस में, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि सोमनाथ से लेते हैं, ठीक है, रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि, रस पीयूष मतलब रस पीना है, ठीक है। कौन रस क्या चीज का पीते हैं? सोम का। सोम मतलब सोम बताया था मैं, सोम का मतलब क्या होता है? दारू, ठीक है, शराब, क्या होता है? शराब, ठीक है। रस पीयूष निधि, रस पीता है कौन? सोम। रस क्या चीज का है? तो सोम, सोम मतलब दारू का है, ठीक है। तो रस पीयूष, रस क्या है? सोमनाथ का। कहाँ? बिहार में बंद है क्या? बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, तो क्या है? रस पीयूष, ठीक है, क्या? सोमनाथ हो गया। रस लीन और क्या है? अंग दर्पण, क्या है? अंग दर्पण, अंग दर्पण। अंग जो है, अंग कहाँ डूबा है? तो रस में। अंग कहाँ डूबा है? रस में, रसलीन में, ठीक है। अंग कहाँ डूबा है? अंग दर्पण से अंग कहाँ डूबा है? रस में डूबा है, ठीक है। अंग कहाँ डूबा है? पेकर लोग कहते हैं जी, सुबह उठा के नहीं तुरंत चल गया ठीके पे पीने के लिए, ठीक है, तो वो अपना अंग डुबा के किस में रखता है? रस में। रस में मतलब कौन? सोमनाथ। सोम मतलब वही सोम दारू शराब, ठीक है, समझ गए? अब कैसे याद हो गया ना तुरंत ठीक से। तो सोम क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ का सोम रस पीयूष निधि, ठीक है, रस पीयूष, ठीक है, रस पीते हैं। रस क्या चीज का पीयूष है? सोमनाथ, सोम का, दारू का, ठीक है, शराब का। रसलीन, रसलीन क्या? अंग कहाँ डुबा रखते हैं? रस में, ठीक है, तो रसलीन हो गया। अच्छा, रसलीन का विषय वस्तु क्या? सॉरी, अंग दर्पण का विषय वस्तु क्या है? तो अंग दर्पण, याद रखिएगा। अंग कहाँ है? दर्पण। अंग जब एक मान लेते, ये क्या है? एक दर्पण है, ठीक है। इसके सामने जब खड़ा होके हम लोग दर्पण को देखेंगे तब परछाई अपना ही बनेगा ना, और शरीर का हर एक भाग दिखेगा, तो वही शरीर के हर एक भाग, शरीर के अंग दर्पण, ठीक है। तो क्या एक मान लेते कि ये देखिए शरीर है, ठीक है, समझ लीजिए जिसे भी बनाओ। ये क्या नाखून है यहाँ, तो इसमें क्या नख सिख वर्णन है। नख सिख, नख मतलब नाखून से और सिख मतलब बाल, ठीक है, सिखा। तो नाखून से बाल तक का वर्णन मिलता है किसमें? अंग दर्पण में, ठीक है। अंग मतलब अपना शरीर के परछाई, अपना ही अंग, अपना ही शरीर का परछाई। तो अपना ही शरीर का परछाई देखेंगे तो कैसे? पूरा ही देखेंगे। तो कहां से? नाखून से बाल तक देखेंगे। सबसे निचला भाग नाखून हुआ, नाखून से ऊपर भाग सबसे ऊपरी बाल हुआ। तो वही बोलते हैं कि अंग दर्पण में नख सिक वर्णन से संबंधित रचना है। अंग दर्पण, अपना ही अंग को देखना, ठीक है। कहाँ? आईना में देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ? अंग दर्पण कहाँ देख रहे हैं? आईना। दर्पण मतलब आईना होता है, अंग दर्पण में देख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है मुझे? तो याद रखना, कैसे जानेंगे नक्सिक वर्णन है? तो अपना अंग को देखेंगे, हर एक चीज दिखेगा, हर एक चीज दिखेगा मतलब नक्सिक वर्णन होगा। जब शरीर के सभी भागों का वर्णन करेंगे तो वो नक्सिक होता है, ठीक है। शरीर के हर एक भाग का वर्णन करता है कौन? तरसलीन करते हैं, ठीक। कौन सा रचना है उनका? अंग दर्पण, ठीक है। मान लेते हैं कि पैर से शुरू करते हैं तो नाखून हो गया, उंगली हो गया, और उसके बाद जितना भी होता है सब तरह से वर्णन करते हैं, ठीक है। वर्णन करते करते कहाँ चले जाते हैं? बाल तक आ जाते हैं। इस ग्रंथ मतलब इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अच्छा, यही रचना में एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है, ठीक है, जो कि आप लोग को याद रखना है कि कौन कौन से प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। रीति काल के कुछ ऐसे पंक्तियां हैं जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन से प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सो मैं सेंड कर दूंगा। तो एक है, क्या है पंक्ति इस रचना में? बोलता है कि अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चित्त वही एक बार, ठीक है। इसका कहने मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो देख लीजिए कि अमृत हलाहल, ठीक है, इसका नैन श्वेत बोलता है, इसका नैन श्वेत लाल है, और इसका अमृत क्या बोलता है? अमृत हलाहद, अमृत है। अमृत क्या है? हलाहल, अमृत है। अमृत से क्या करते हैं लोग? जीते हैं। हलाहद क्या होता है? हलाहद मतलब मरते हैं, मतलब अमृत क्या होता है? जीने वाला चीज अमृत होता है। जीने का कारण कौन बनता है? अमृत होता है। और हलाहद, ठीक है, हलाहद मतलब आप लोग जानते हैं कि सर आपको कहते हैं, जिसे हलाहद पे कौन से रचना किए थे? हरिचंद, सॉरी, बच्चन सिंह ना, बच्चन सिंह नहीं, छायावती कवि प्रेम और मस्ती काव्य का है, अमिताभ बच्चन के पिता के नाम हरवंश राय, ठीक है। और हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, इनके नयन श्वेत श्याम और लाल हैं, और अमृत और विष मदिरा से भरे हैं। क्या बोल रहा है? कि अमृत हलाहद मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, बोलता है कि इनके श्वेत श्याम लाल है और अमृत विष से भरा है। वे जिसको भी एक बार देख ले वह जीता है। वह जीता किसके कारण? अमृत के कारण। आदमी जीता किसके कारण? अमृत के कारण। मरता है किसका? अमृत मरता किसके कारण? विष के कारण।
और लोग झुकी झुकी चलता है कब, झुक झुक के गिरता गिरता हुआ चलता है कब, मदिरा पीता आदमी। देख लेते हैं आप लोग, जब घर गांव में पड़ोस में या तो फिर जहाँ रह रहे जिस मोहल्ले में, वहां पे कोई पियक्कड़ निकल जाता है तो वो क्या करते हैं, शाम शाम को आएंगे पी के एकदम झुकल झुकल झुक झुक मतलब झुकी झुकी के चलते हैं, ठीक है। वही बोलते हैं झुकी झुकी प्रत जही चितवन, ठीक है। और ये बोलते हैं कि अमृत के कारण जीता है और मरता किस कारण, विष के कारण। जो ज्यादा शराब सेवन करने लगता है तो क्या करता है, मर ही जाता है, ठीक है। झुकी झुकी कौन चलता है, चलिए यहाँ समझ गए आप लोग, ये पंक्ति याद कर लीजिएगा, ठीक है। अमित हलाहद मद भरे श्वेत से नार। चलिए अब आते हैं हम लोग सुखदेव मिश्र पे, किस पे, सुखदेव मिश्र, ठीक है। सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र का 3 रचना बहुत फेमस है, तीनों में ठीक है। क्या है, एक विवृत विचार है, फाजिल अली प्रकाश है और रसारनो है, ठीक है। रसारनो है, फाजिल अली प्रकाश है। अच्छा, फाजिल अली प्रकाश इसी तरह एक और रचना है, ठीक है। इसी तरह एक और रचना फाजिल अली प्रकाश है और एक और पद्माकर का एक है, क्या है, अलीजा प्रकाश है। पद्माकर का एक रचना क्या है, ये क्या है, सुखदेव मिश्र का। अलीजा फाजिल प्रकाश किसका है, सुखदेव मिश्र का, ठीक है। फाजिल अली प्रकाश किसका है, सुखदेव मिश्र का। और इसी तरह एक और रचना है, ठीक है, अलीजा प्रकाश, ठीक है। अलीजा प्रकाश, अलीजा प्रकाश किसका है, ये पद्माकर का, पद्माकर, हाँ पद्माकर का है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको क्या है, फाजिल अली प्रकाश, फाजिल अलीजा, ठीक है। फाजिल है यहाँ, इसलिए प्रकाश से खाली नहीं कंफ्यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, सुखदेव मिश्र कौन सी रचना है, तो विविध विचार है, फाजिल अली प्रकाश है और सारनाव है। इसको शुक्ल, इसके बारे में क्या कहते हैं, शुक्ल बोलते हैं कि छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। क्या, छंद शास्त्र पर, ठीक है। छंदों पे बात करता है, छंद शास्त्र मतलब छंदों पे बात करता है कौन, सबसे ज्यादा विशुद्ध निरूपण, मतलब इतने अच्छे ढंग से विस्तार में बताया, किसने, तो सुखदेव मिश्र ने, ठीक है। सुखदेव मिश्र ने केस में छंद शास्त्र पे बात किए थे, ठीक है। और कोई कवि नहीं हुआ, ठीक है, और किसी कवि ने इतना नहीं बताया इतना अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको, छंद शास्त्र पर इनका सब विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। कौन छंद शास्त्र पे अच्छा से एक्सप्लेन किया, किसने, तो सुखदेव मिश्र ने किया, ठीक है। हाँ आप लोग समझ गए। जो नहीं समझ में आएगा वो क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जैसे मैं पिछले क्लास में वो ऐड करके फिर बता सकूं। और दूसरा बात कि आप लोगों को क्लास यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं हम लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी नेट JRF TGT PGT के VS को तैयारी कर रहा है उसको फिर हर एक चीज़ दूँ और बहुत अच्छे कंटेंट जो कि कहीं भटकना भी ना पड़े। इसलिए आते हैं टॉपिक में। अब क्या है, दुल्हा, ठीक है। दुल्हा कवि का है, कवि कुलकंठा भरण है, ठीक है। तो मैं बताया था कि भरण ललाम भूषण निशावजत कैसा ग्रंथ होगा, तो अलंकार निरूपक ग्रंथ है। तो कवि कुलकंठा भरण किसका है, दुल्हा का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कवि कुलकंठा भरण, ठीक है। कवि कुलकंठा भरण, ठीक है, किसका है, दुल्हा का, ठीक है। अब आते हैं प्रताप शाही पे। प्रताप शाही का है व्यंग्यार्थ कौमुदी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, व्यंग्यार्थ कौमुदी, ठीक है। व्यंग्यार्थ कौमुदी कैसा रचना है, तो रस निरूपक ग्रंथ है, नायिका भेद है, ठीक है। रस निरूपक, रसों के बारे में बात किया है, नायिकाओं के बारे में बात किया, ठीक है। रस निरूपक और नायिका भेद ग्रंथ है प्रताप शाही का। प्रताप शाही का कौन सा रचना है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी किनका है, प्रताप शाही का है। दुल्हा का क्या है, कवि कुलकंठाभरण, ठीक है। कवि कुलकंठाभरण, दुल्हा बोलते हैं कि कवि कुलकंठाभरण, ठीक है। और प्रताप शाही का क्या है, व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी किनका है, प्रताप शाही का। अब आगे चलें, चलिए चलते हैं। अब आते हैं भूषण पे, ठीक है। भूषण ऋतिक काल के वीर रस जिसके रचनाओं में मिलता है सबसे ज्यादा कह सकते हैं, या तो वीर रस के कवि कह सकते हैं भूषण को, ठीक है। भूषण, तो याद रखना, भूषण, मतिराम, जटाशंकर, चिंतामणि, ये सब क्या थे, चारों भाई थे। क्या थे, 4 भाई थे, ठीक है। कौन, चिंतामणि बंधु जिसको कहते हैं, ठीक है। कौन था, मतिराम, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, जटाशंकर, ठीक है। और आप लोग एक काम और कीजिएगा कि हर एक लेखक, सब लेखक के मतलब जो फेमस है, ठीक है। जैसे कि चिंतामणि फेमस हो गया, जैसे चिंतामणि हो गया, मतिराम हो गया, भूषण, जटाशंकर हो गया, बिहारी हो गए, केशवदास हो गए, और इसमें से बोधा, आलम, घनानंद, और जो छूट गए होंगे उनका जो फेमस, उन लोग का डेट ऑफ बर्थ आप लोग याद रखिएगा, ठीक, जैसे सीरियल क्रम में लगाने का दी। और किस तरह याद करना है, एक क्लास में बताया था कि रीतिबद्ध वाला को अलग याद करना है, और रीति सिद्ध का अलग, और रीति मुक्त का अलग। तो रीतिबद्ध का अभी हम लोग रीतिबद्ध पढ़ रहे हैं और मैं लिख ही दिया हूँ फेमस का, इसलिए इसको देख याद कर लेना है। और रीति सिद्ध में मात्र 2 आते हैं, ठीक है। रीति सिद्ध में बिहारी एक ही मान सकते हैं, लेकिन सेनापति भी आते हैं। कौन, सेनापति भी आते हैं और बिहारी, हाँ बिहारी, सेनापति और बिहारी आते हैं।
तो बिहारी का सेनापति, तो बिहारी तो आदि होगा, नहीं तो मैं भी बताऊंगा ही 1555, और सेनापति, ठीक है। ये दोनों का आद करना है, ठीक है। ये दोनों का कौन, रीति सिंह में 2 है, रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं, रीति मुक्त में गणानंद हो गया, ठाकुर हो गया, आलम हो गया, बोधा हो गया, द्विवेदी हो गया, इसमें कौन रीति मुक्त में आते हैं। रीतिबद्ध में कौन है, तो चिंतामणि भूषण मतीराम, और क्या चिंतामणि भूषण मतीराम, और इसके बाद कौन कौन आते हैं, पद्माकर आते हैं, विकास दास आते हैं, सब उसी में आते हैं। यही सब 5 को खाली याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कि भूषण पे। भूषण कैसे हैं, तो ये वीर रस के कवि हैं, कह सकते हैं, ठीक है। वीर रस इनके रचनाओं में मिलते हैं। इसका कब डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1613। अब इनके रचना 3 रचना लिखे थे, कौन, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ठीक है। शिवराज भूषण, भूषण आ गया, कैसा ग्रंथ है ये, अलंकार, अलंकार ग्रंथ है। शिवा बावनी छत्रसाल दशक, ठीक है, छत्रसाल दशक। तो याद रखना कि भूषण किनके छत्रसाया में रहते थे, तो छत्रसाल और शिवाजी मराठा, शिवाजी उनके छत्र में रहते थे, उनके मतलब उनके आश्रयदाता में रहते थे, ठीक है। तो एक मैं स्टोरी बताता हूँ इनके बारे में, भूषण के बारे में, कि भूषण एक बार कहीं से आ रहे थे, ठीक है, या तो फिर कहीं से आ रहे थे, और पहले के जब शासक था तो पैदल नहीं जाते थे, तो क्या करते थे उन लोग, पहले मतलब एक पालकी में, जैसे मान लेते हैं कि आज के समय में क्या हो जाता है, कोई दूर दराज गांव में, मान लेते हैं कि गांव जहाँ गाड़ी उड़ी सुविधा नहीं है, ठीक है, तो गाड़ी सुविधा ये गांव में नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया, रोड का सुविधा नहीं, गाड़ी का तो सुविधा होगा भी तो पता नहीं, तो क्या रोड का सुविधा नहीं है। और यहाँ पे जब बीमार हो जाते थे पहले, तो क्या करता था लोग, ये खाट रखता था, क्या खाट में रस्सी बांध के चारों साइड रस्सी बांध के, ऊपर बांस में रस्सी बांध दिया, उठा के 2 आदमी इधर से 2 आदमी इधर से उठा के चल देते थे, डॉक्टर के पास ले जाते थे, ठीक है। तो ये जो उठा के, ठीक है, इसको पालकी इसी तरह होता था, पालकी और मॉडर्न होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल दिया खाट लो लेके। तो पालकी उठाया था, पालकी एक बार इसका पालकी जब लेकर आ रहे थे तो छत्रसाल थे, तो छत्रसाल इतने मतलब इनको प्रिय कवि थे, कह सकते हैं छत्रसाल। तो क्या किए थे छत्रसाल ने, छत्रसाल ने क्या किया था, इनका पालकी को अपना कंधम उठा लिया था, ठीक है, कंधम ले लिया था पालकी। तो उसी में भूषण ने एक पंक्ति लिखा कि बखानो शिवा की बखानो छत्रसाल को, ठीक है, मतलब शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, मतलब किनका तारीफ मैं करूं, जो शिवाजी को करूं या फिर मैं छत्रसाल को करूं। छत्रसाल वो है जो मेरा पालकी, मतलब एक कवि मात्र, राजा दे जानते हैं बहुत बड़ा पद होता है महाराजा, और कवि मात्र उनके दरबार में रहने वाले, मतलब उनसे बहुत नीचे, तो उनका अपने नीचे वाले स्तर को अपना कंधा में ले लेना, अपने पालकी उठा लेना राजा के लिए, महाराजा के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात था। तो इसीलिए लिखते हैं भूषण, बोलते हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, मतलब शिवा जैसे कहीं कंपेयर ज्यादा मानते थे भूषण किनको, तो छत्रसाल का। क्यों, क्योंकि उनका पालकी उठाए थे, इसीलिए, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, पानी पीने दीजिए। हाँ चलिए, अब देखते हैं कि इन पे कौन कौन से रचना है। तो 3 रचना है, ठीक है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। लेकिन इनका और कोई रचना मानते हैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। शुक्ल इनके बारे में बोलते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता है। वे आश्रमदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के ठीक है अनुसरण मात्र नहीं, इन दो वीरों की जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसकी व्यंजना भूषण ने की है, ठीक है। बोल रहे हैं, इनके कहने का अर्थ ये है कि दो महायोद्धा, कौन, एक शिवाजी और एक छत्रसाल, ठीक है, शिवाजी और छत्रसाल, ये सब दोनों इन लोग कैसे जाना जाता है, वीरता के कारण ही जाना जाता है ना, वीरता के कारण ही जाना जाता है दोनों। तो इन दोनों का कोई झूठा खुशामिद करे, कोई झूठो बोल दे कि नहीं ऐसा वीरता, इन लोग वीरता पूर्वक कवि नहीं थे इन लोग, तो कोई मानेगा, नहीं मानेंगे। क्यों, क्या कि हम लोग जानते हैं बहुत वीर योद्धा थे हमारे, और हिंदू सम्राट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ही बोलते हैं कि कोई झूठी खुशामद नहीं कर सकता, ठीक है। इसका बारे में वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा के प्रथा अनुसरण मात्र नहीं, बोलता है कि ये यदि भूषण बोला है कि आपने आश्रयदाता के कारण यदि इतना वर्णन किया है, तो ये ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कि आश्रयदाता रहता है इसलिए भूषण ने इसको इतना चढ़ा बड़ा वर्णन किया, बिल्कुल नहीं। वो इन दोनों वीरों, कौन वीर, शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों वीरों क्या है, इन दोनों वीरों की जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता, जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता का स्मरण करती है, मतलब इन दोनों वीरों को हिंदू जाति क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक, अनुसरण करते हैं, सुनते हैं हम लोग, ठीक है, सुनते हैं हम लोग किसको,
तो शिवाजी को छत्रसाल को अपना नायक मानते हैं, तो वही बोलते हैं उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करते उसी व्यंजना से भूषण ने की, मतलब उसी तरह भूषण ने भी उसकी व्यंजना की है। किसका? शिवाजी और छत्रसाल के। समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं दूसरा कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है और वह अधिकतर यह व्यवस्थित है, ठीक है। व्याकरण की उल्लंघन प्राय है और व्याकरण, ठीक है, वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। बोल रहे हैं कि व्याकरण में भूषण उतने अच्छे नहीं थे, व्याकरण में भूषण उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके रचना बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्या मतलब भूषण की भाषा को याद रखिएगा, वैसे उतना समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब भूषण क्या है? भूषण को जातीय कवि या राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी जाती है। भूषण को जातीय कवि कहा जाता है। जातीय कवि मतलब समझाया था एक पट्टी में रहने वाले, एक तरह का भाषा, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, ठीक है, एक तरह का बोलचाल के कारण इसको कहते हैं एक पट्टी, जातीय कवि, ठीक है। जातीय पट्टी जैसे रामविलास शर्मा ने कहा है ना, हिंदी भाषा प्रदेशों को क्या कहा है? जातीय, ठीक है। बच्चन सिंह ने कहीं कहीं कहा है जातीय, ठीक है। तो ये जो जातीय शब्द लगता है वो क्या क्यों लगता है? तो एक तरह से खान पान, पहनावा, ओढ़ना, ठीक है, बात व्यवहार, इस सब चीज के लिए लगता है जातीय शब्द, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि भूषण जातीय कवि, जातीय किस जातीय की बात कर रहा है? तो हिंदू का, हाँ, हिंदू का जातीय कवि, राष्ट्रीय कवि की संज्ञा प्रदान की। जातीय कवि मतलब हिंदू, जातीय कवि मतलब हिंदू के लिए, ठीक है। अब तो शिवराज भूषण में क्या? शिवराज भूषण जो रचना है उनपे 105 अलंकारों का निरूपण है। भूषण इसलिए अलंकार ग्रंथ है। कितने अलंकारों का है? अलंकार है कि नहीं देखना ही नहीं, जैसे भूषण लग गया उसको आंख बंद कर मार देने की अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। कितना अलंकार? 105, ये याद रखना है, ठीक है। 105 विवेचन किया गया है, ठीक है। अच्छा, यही एक बात और ध्यान देने योग्य है कि शिवराज भूषण क्या शिव सिंह ने भूषण के 4 रचनाओं का उल्लेख किया है। 4 रचनाओं को, जैसे 3 रचना हम लोग पढ़े थे, कौन कौन 3 रचना पढ़े थे? तो अभी यहाँ पढ़े थे हम लोग कौन? शिवाजी भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो वही शिव सिंह ने भूषण के 4 रचनाओं को माना, उल्लेख किया, और चारों अलग अलग रचना, शिव, ठीक है। कौन कौन? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है, ठीक है। तो इसको भी एक नजर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग देव पे। किन पे? देव पे, ठीक है। अब किस पे आते हैं हम लोग? देव पे आते हैं। देव 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनका मूल नाम मतलब इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था देवदत्त, ठीक है। क्या नाम था इनका? मूल नाम देवदत्त था। कहाँ का रहने वाले थे? इटावा, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का, ठीक है, रहने वाले थे। मात्र ये इतना तेज कह सकता हूं कि 16 साल में एक रचना कर दिया था। क्या? 16 साल में एक रचना कर दिया था, क्या? भावविलास नाम से। और भावविलास कर दिया, और उस समय औरंगजेब के पुत्र इनके कौन थे? इनके मित्र थे, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र इनके मित्र थे देव के, ठीक है। तो वो अपना मित्र को कह सकते हैं सुना रहा था, ठीक है, रचना सुनाया था। किसको? तो अपने मित्र को, ठीक है। तो यह देखते हैं, आगे चलते हैं। मात्र 1600 वर्ष में ही इन्होंने भावविलास की रचना की, जिसे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाया था। कितना तेज है आप समझ सकते हैं। 16 साल में हम लोग क्या करते हैं? मात्र 10th पास करके 12th में जाते हैं, 12th कर लेते हैं कोई, ठीक है। और उस समय एक रचना कर दिया था, ठीक है। आप सोच सकते हैं किस लेवल का तेज थे। तो और अपना मित्र को सुनाया था, किस? औरंगजेब के पुत्र, क्या नाम था? आजम शाह, ठीक है। अब इनके कौन कौन से रचना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक भावविलास है, याद रखना है, भावविलास, ठीक है। 16 साल में पूछा जाता है, ठीक है। और एक और रचना है, कौन है? तो प्रेमचंद्रिका है, शब्द रसायन है। यही शब्द रसायन रचना है इनका, जो कि व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण से संबंधित रचना है। कौन है? शब्द रसायन कैसा है इनका? व्याकरण से संबंधित काव्य है, ठीक है। सर्वांग निरूपण है, सभी अंगों पे बात करता है, ठीक है। और इनका अभिधा शब्द रसायन में ही एक पंक्ति आता है, अभिधा उत्तम का है और मध्य लक्षणालीन, ठीक है। अधम व्यंजना रस विरण उल्टी कहत नवीन, ठीक है। काव्य के लक्षण के बारे में बात करते हैं। और इनका एक और रचना, ये यदि पूछ दे कि अभिधा उत्तम का है, मध्य लक्षणालीन कौन सा रचना से है? तो शब्द रसायन से, ठीक है। जो काव्य के सभी अंगों पे बात करता है, सर्वांग अंगों पे, मतलब अलंकार पे भी, रस पे, सभी अंगों पे बात करता है, ठीक है। अब आते हैं कि अष्टयाम, ठीक है। नायिका पहले जानेंगे अष्टयाम। अष्ट मतलब 8, याम मतलब पहर, ठीक है। पहर या तो समय, ठीक है। पहर जो भी होता होगा, ठीक है। तो 8 पहर का वर्णन करता। अष्टयाम मतलब 8 पहर, ठीक है। तो नायिकाओं के अष्ट पहर का वर्णन क्या करेगा जी?
नायक नायिका का ही वर्णन करेगा ना, तो वही बात करता है कि नायक नायिका के आठों पहर के भोग विलास का चित्रण किया है, आठों पहर का वर्णन, ठीक है, किसमें किया है, अष्टयाम में। देव अष्टयाम में क्या क्या है, नायक नायिका के आठों पहर में भोग विलास का चित्रण किया है, ठीक है। एक मतलब समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इनका रचना पे, ठीक है। सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग, देव चरित्र, सुजान विनोद, जाति विलास, देव माया प्रपंच, कुशल विलास, ठीक है। तो इसी तरह विलास विलास इनका रचना कई रचना है, ठीक है। इसी तरह विलास विलास रचना इनका कई रचना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पद्माकर का ऐसे याद रखिएगा, पद्माकर को कुछ कुछ चीजें मैं नोट नहीं किया था, मुझे अभी याद आया। पद्माकर का जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दिया था। पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि किसने दिया था, तो जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने दिया था, ठीक है। नरेश प्रताप सिंह ने दिया था, क्या दिया था, तो शिरोमणि को उपाधि दिया था, कवि शिरोमणि को उपाधि, ठीक है। चलिए यहाँ तो हो गया था। और अब हम लोग देव पढ़ रहे थे ना, कुछ इनका और रचना था जो कि मैं भूल जा रहा हूँ, जिस भवानी विलास हो गया, राग रत्नाकर, हाँ राग रत्नाकर हो गया, कुशल विलास हो गया, देव चरित्र हो गया, प्रेम चंद्रिका हो गया, जाति विलास हो गया, रस विलास हो गया, काव्य रसायन या शब्द रसायन, ये जो शब्द शक्ति और व्याकरण के संबंधित है आपको मैं बता चुका था, ठीक है। और सुख सागर तरंग हो गया, नायिका भेद पे है, ठीक है। देव माया प्रपंच है, देव शतक है, सुजान विनोद है, प्रेम तरंग है, यही रचना इनका है, जो कि याद रखिएगा, इसमें यदि कुछ छूट गया होगा तो। अब आता है शुक्ल, इन पे क्या क्या शुक्ल कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक कहाँ अष्टयाम था, एक अष्टयाम यहाँ है, ठीक है, एक अष्टयाम यहाँ है, अष्टयाम, एक अष्टयाम किसका है, देव का है। और एक अष्टयाम किनका है जी, एक अष्टयाम किसका है, अष्टयाम, एक अष्टयाम किसका है, तो एक अष्टयाम किनका है, नाभादास का है, ठीक है, नाभादास का, नाभादास का, ठीक है, नाभादास का है। नाभादास का जो अष्टयाम है वो किसमें है, तो अवधि ब्रजभाषा दोनों में, ठीक है, अवधि में और ब्रजभाषा में, ठीक है, ब्रजभाषा में, अवधि और ब्रजभाषा में किसमें है, अवधि और ब्रजभाषा में इसका नाभादास का, और इसका क्या है, ब्रजभाषा में है, देव का, ठीक है। दोनों का अष्टयाम इस याद रखिएगा, को रिलेट करके बता दे रहा हूँ। अब आते हैं कि इन पे कौन कौन शुक्ल ने क्या कहा है और कोई आलोचक ने क्या कहा है। देव की 25 रचनाएं मानते हैं, शुक्ल ने राम देव की कितने रचना माना है, तो 25 रचना टोटल माने हैं, ठीक है, याद रखना। ये आचार्य और कवि दोनों के रूप में हमारे सामने आता है। अच्छा देख लीजिए ना, यही बोला था ना कि रीति काल के आचार्य और कवि दोनों के रूप में कौन आते हैं, तो देव आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, देव। और यहाँ और जुड़ा था, और मतीराम में पद्माकर में ना था ना, तो उसमें क्या था, और नहीं जुड़ा था, ठीक है। आचार्य और कवि दोनों रूप में सामने आता है, कौन आता है, तो देव आते हैं, ठीक है। अब इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इनमें कोई संदेह नहीं। प्रतिभा संपन्न कवि कौन थे, तो देव थे, इतना खाली याद रख लीजिएगा, इसके बाद पा लीजिएगा लगाने, ठीक है। ट्रिक याद रखना है, मतलब कोई भी की पॉइंट पकड़ना है, कोई शब्द का, जैसे इतना तो कोटेशन याद होगा कर पाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर क्या कुछ शब्द को पकड़ना है, ठीक है। जैसे प्रतिभा संपन्न कवि कौन थे जी, तो देव थे, बात खत्म। अब इसी के बारे में कहते हैं बच्चन सिंह क्या कहते हैं, वे मादक सौंदर्य के कवि थे। कैसे कवि थे, वे मादक सौंदर्य के कवि थे, ठीक है। कैसे थे, मादक सौंदर्य के कवि थे। अब चलते हैं भिखारीदास पे, ठीक है। क्या भिखारीदास पे, भिखारीदास का जन्म हुआ है 1734 ईस्वी में। कब हुआ है, 1734 ईस्वी में। कब हुआ है, 1734 ईस्वी में। प्रतापगढ़ के पास त्योंगा शायद मध्य प्रदेश में ही है, पता नहीं, यदि कहाँ है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। त्योंगा में हुआ था। ये प्रतापगढ़ के हिंदूपति, ठीक है, हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहता था भिखारीदास। इसका भी रचना आप लोग को सारा याद करना है, ठीक है। जैसे कि चिंतामणि हो गया, मतीराम हो गया, भिखारी हो गया, भूषण हो गया, और पद्माकर हो गया, देव उतना नहीं, तो लेकिन इस सब का रचना क्या आप लोगों को कंठस्थ होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, पूछता है हमेशा, ये हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य हैं। ये क्या बोलते हैं, हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य। हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य कौन है जी, तो हिंदी काव्यशास्त्र का बात हो रहा है, हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य भिखारीदास है, ठीक है। निम्न ग्रंथों का पता लगा है, ठीक है, निम्न ग्रंथों से पता लगा है। छंदार्णव पिंगल, क्या है छंदार्णव पिंगल, हिंदी में पहली बार विस्तार से छंद का विवेचन किया गया। हिंदी भाषा में पहली बार विस्तार किसने किया है छंद का, तो छंदार्णव पिंगल भिखारीदास ने किया है, ठीक है। छंदार्णव पिंगल छंदों के बारे में बताया गया है, ठीक है, छंद के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है, ठीक है।
चंद्रारोपण पिंगलन। और दूसरा रचना है ये रस संसार, क्या रसरांश। रसरांश से क्या है, देव की तरह ये भी कई जातियों, रसरांश में याद रखिएगा, कई जाति की स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है। अच्छा, एक देव की तरह बोले तो देव को कौन सा रचना में, मैं तो यहाँ भूल गया, जाति विलास, ठीक है। देखो ये जाति विलास है, याद रखना है। जाति विलास का विषय वस्तु क्या है, तो ये जाति विलास, जाति शब्द है तो कई जाति क्या है, कई जाति की स्त्रियों, क्या कई जाति की स्त्रियों का वर्णन, स्त्रियों के वर्णन का वर्णन है, ठीक है। कई जातों के उस स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है। कई जातों की स्त्रियों का वर्णन है, किसमें, जाति विलास में। देव की कौन सी रचना में है, स्त्री कई जाति की स्त्रियों का वर्णन है, तो जाति विलास में, ठीक है। अब इसी तरह एक और रचना है, किसका है, तो भिखारी दास का, ठीक है। भिखारी दास का कौन सा है, तो रस सारांश में। रस सारांश में देव की तरह कई जाति स्त्रियों का वर्णन मिलता है रस सारांश में, ठीक है। एक है काव्य निर्णय, ठीक है, श्रवण निरूपण है, श्रृंगार निर्णय का, कैसे याद रखिएगा, निर्णय दोनों जगह है ना जी, काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय, एक ही बार रट लीजिए, काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय, ठीक है। एक और है छंद प्रकाश अमर प्रकाश, छंद प्रकाश अमर प्रकाश, छंद प्रकाश अमर प्रकाश, इस तरह बोल के याद कर लीजिएगा, ठीक है। काव्य निर्णय श्रृंगार काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ठीक है। छंद प्रकाश और अमर प्रकाश, ठीक है, याद हो जाएगा इस तरह। इसके बाद कौन बच गया जी, ठीक है, नाम प्रकाश कोश बच गया, और शतरंज सती का नाम प्रकाश कोश ग्रंथ है, याद रखिएगा, हाँ कोश ग्रंथ है, व्याकरण से संबंधित, व्याकरण अलग होता है, कोश ग्रंथ अलग होता है, ठीक है। तो कोश से संबंधित है, कोश ग्रंथ है, ठीक है। और शतरंज सती का हो गया अमर प्रकाश, ठीक है। अमर प्रकाश से क्या है, तो संस्कृत अमरकोश का पद अनुवाद है, ठीक है। अमरकोश संस्कृत में एक रचना था, अमरकोश उन्हीं का अनुवाद है अमर प्रकाश, ठीक है। यदि पूछते कि भिखारी दास को कौन सा रचना संस्कृत के अनुवाद रचना है, तो अमरकोश है, अमरकोश का अमर प्रकाश हुआ है, ठीक है। अब शुक्ल की क्या कहते हैं इनके बारे में, तो देखते हैं, देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें, ठीक है, इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार इनकी सी सफलता भी कहीं नहीं मिलता। जिस बात पे ये जिस ढंग से चाहे वो विलक्षण ना होने पर भी, छोड़िए कोटेशन नहीं याद होगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यदि याद कीजिएगा लिख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं भिखारी दास पे, ठीक है। भिखारी दास की प्रसिद्ध पंक्तियां, एक दो पंक्ति है जो भिखारी दास के बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। बोलते हैं कि बर्ज भाषा हित बर्जवास ही ना न मानो, ऐसे ही कबिन को बानी सुजानी, तुलसी गंग दुए, ये बहुत ही बड़ा, ठीक है। तुलसी गंग दुए भवे सु कबिन के सरदा, इनके काय में मिली भाषा विविध प्रकार, भाषा तुलसी के काय में क्या बोलता है कि भाषा बहुत प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। आगे के कवि रिझिए तो कविता ना हो, तो राधा का नहीं सुमिरन को बहाना है। रीति काल के कवियों का तो बहाना चाहिए, ठीक है, नायिका राधा पे इति करने के लिए, ठीक है, कविता करने के लिए। अब आते हैं कि रीतिबद्ध लास्ट है, ठीक है, रीति मुक्त फिर आज ही खत्म करेंगे, सब बने रहिए। लाल कवि का दो रचना, छत्र प्रकाश और विष्णु विलास, ठीक है। छत्र प्रकाश इनका पूछा जाता है, छत्र प्रकाश, ठीक है, छत्रसाल के जीवन चरित्र है, ठीक है। छत्रसाल के भूषण ने भी लिखा है, और इसने किसने लिखा, लाल कवि ने भी लिखा है, ठीक है। रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, ठीक है। और वीरेंद्र सतसई का, ये पूछा ही जाता है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। वीरेंद्र सतसई का क्या है, वीरेंद्र कवि है वह, ठीक है, सतसई का लिख गया। वीरेंद्र सतसई का क्या है, वीरेंद्र कवि का हुआ, ठीक है। जो क्या है, वीरेंद्र सतसई का नीति के 700 दोहे है, नीति का 700 दोहे है, ठीक है। नीति का सतसई मतलब 700 होता है, ठीक है। सतसई मतलब 700 ही होता है, ठीक है, याद रखिए। सतसई मतलब सतसई, और वीरेंद्र सतसई मतलब वीरेंद्र के 700 दोहे, ठीक है। किस चीज पे दोहे हैं, तो नीति काव्य पे दोहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इन्हीं पे बेनी परवीन, क्या है, बेनी परवीन एक बच जाता है, ठीक है, बेनी परवीन बच जाता है इनका। बेनी परवीन ये लखनऊ के रहने वाले थे। बेनी परवीन कहाँ के रहने वाले थे, तो लखनऊ के। इनके रचना है नवरस तरंग है, श्रृंगार भूषण है, नानाराव प्रकाश है, ठीक है। तो ये कौन कौन है, श्रृंगार भूषण है, नानाराव प्रकाश है, और नवरस तरंग है, ठीक है। तो नानाराव प्रकाश इनका बहुत फेमस रचना है, ठीक है। नवरस तरंग है, जिस रस निरूपक ग्रंथ है, यह ग्रंथ नवल किशोर की आज्ञा से लिखे थे, तो याद रखना है ठीक है। नवरस तरंग किनके आज्ञा से लिखा था, नवल किशोर के, ठीक है। श्रृंगार भूषण नाना प्रकाश अलंकार ग्रंथ जो कवि प्रिया के ढंग से लिखा, कवि प्रिया किनका रचना है, आप बता दीजिए, केशवदास का, ठीक है। केशवदास के कवि प्रिया के ढंग से लिखा था नानाराव प्रकाश को, ठीक है, अलंकार ग्रंथ है नानाराव प्रकाश। चलिए आगे। अब शुक्ल बोलते हैं कि ये ब्रजभाषा के मतीराम ऐसे ठीक है कवियों के समकक्ष हैं, और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं। याद रखें, पद्माकर को सबसे ऊपर रखते हैं शुक्ल, ठीक है। इसके बाद मतीराम को रखते हैं, ठीक है। तो पद्माकर से टक्कर कौन लेता है जी, पद्माकर से टक्कर तो बेनी परवीन लेते हैं। कौन, बेनी परवीन लेते हैं, याद रखना है। पद्माकर से टक्कर कौन लेते हैं, बेनी परवीन लेते हैं, ठीक है, बेनी परवीन लेते हैं।
बेनी परवीन लेते पद्माकर से टक्कर। शुक्ल, इतना ही की पॉइंट पकड़ना है कि नहीं। पद्माकर से टक्कर लेते हैं, क्या मतीराम के कवियों के समकक्ष है, मतीराम के जैसे समकक्ष है। मतीराम यदि यहाँ है तो ये भी यहाँ है बेनी परवीन, ठीक है, हो गया जी, समकक्ष में है मतलब बराबर है। लेकिन कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुरी में पद्माकर से टक्कर लेते हैं, मतलब पद्माकर तक टक्कर देते हैं, पद्माकर टक्कर देते हैं मतलब पद्माकर श्रेष्ठ है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अरे एक रसनिधि हुए, ठीक है, रसनिधि का है दतिया के जमींदार थे। रस रतन हजारा इनका एक ही रचना है, रतन हजारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई एग्जाम में। रतन हजारा किनका है जी, रसनिधि का। रतन हजारा रसनिधि, रतन हजारा रसनिधि, इसी तरह बोल कर दोहा में लिखा गया रचना है, ठीक है। महाराजा विश्वनाथ सिंह, एक और क्या हुए, महाराजा विश्वनाथ सिंह हुए, ठीक है। क्या हुआ, महाराजा विश्वनाथ सिंह। तो महाराजा विश्वनाथ ये कहाँ के थे, तो रीवा के थे, ठीक है, रीवा के महाराज थे। इसका नाम में ही जैसे लगा है महाराजा, ठीक है, महाराजा थे। कहाँ का, रीवा का। रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हाँ चलिए, ब्रज भाषा में नाटक सबसे पहले इन्होंने लिखा, आनंद रघुनंदन। यही आनंद रघुनंदन है, ठीक है, यही आनंद रघुनंदन है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक और साथ साथ में बच्चन मानते हैं ना, बच्चन सिंह मानते हैं ना, आनंद रघुनंदन को प्रथम नाटक मानते हैं। किसको, आनंद रघुनंदन, किसका, विश्वनाथ सिंह का। तो वहां महाराजा विश्वनाथ सिंह ना है तो विश्वनाथ सिंह है, तो वो कौन से हैं, ब्रज भाषा में नाटक लिखा है, किस क्या नाम से, आनंद रघुनंदन नाम से, ठीक है। आनंद रघुनंदन किसका है, विश्वनाथ सिंह का, ब्रज भाषा। तो रीतिकाल के कवि हैं और रीतिबद्ध के में, ठीक है, आते हैं। क्या हो जाता है, हाँ, अब एक जसवंत सिंह, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, इन्हीं का भाषा। हाँ, क्या है, जसवंत सिंह, रुकिएगा पेन थोड़ा सेलेक्ट करने दीजिएगा। हाँ, क्या है, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ, ये शुक्ल बोलते हैं कि ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराजा थे, ठीक है, महाराज थे जो अपने समय में सबसे प्रतापी थे, ठीक है। औरंगजेब को क्या, औरंगजेब को बराबर भय बना रहता था, औरंगजेब को बराबर भय बना रहता था, किसे, जसवंत सिंह से, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में, ठीक है, माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण कौन सा रचना है जी, देख लीजिएगा, भाषा भूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। भी आई लिख देता हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग लिखते थे ना बचपन में। तो भाषा भूषण कैसा ग्रंथ है, अलंकार भूषण है तो अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। किनका है, तो जसवंत सिंह का है। अलंकार एक बहुत प्रचलित पाठ्यक्रम है। ये याद रखना है कि ये जो रचना है ये पद अनुवाद है, मतलब अनुवाद है, किसी रचना का अनुवाद है, किस रचना का, तो संस्कृत में चंद्रलोक रचना है, उसी का अनुवाद है, ठीक है। भाषा भूषण बोलते कि वे आचार्य हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए और कवि की हैसियत से नहीं, अपने आए, ठीक है। उन्होंने अपना ग्रंथ चंद्रलोक की छाया पर बनाया है, अपना ग्रंथ मतलब चंद्रलोक की, कहाँ, संस्कृत में एक चंद्रलोक रचना है, ठीक है, उन्हीं के अनुवाद है, क्या, भाषा भूषण, उसी के छाया मतलब उसी के तरह सेम टू सेम कह सकते हैं, लिखा कौन, भाषा भूषण कौन, जसवंत सिंह। और रामचंद्र शुक्ल एक कोटेशन देते हैं, मैं इसको अलग करके नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आया है, क्या, आचार्य की हैसियत से, कवि के हैसियत से नहीं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किस, वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए हैं, कवि की हैसियत से नहीं, ठीक है। एक कोटेशन रामचंद्र शुक्ल का। एक और है सूदन, ठीक है, ये क्या है, सूदन मथुरा के चौबे परिवार के थे। सूदन कहाँ के रहने वाले थे, मथुरा के चौबे परिवार के थे। कहाँ का, मथुरा का चौबे परिवार के रहने वाले थे, ठीक है। इसका आश्रयदाता कौन था, तो भरतपुर के सुजान हित उर्फ सूरजमल सिंह, ठीक है, सूरजमल सिंह जिसको यहाँ रहता था, ठीक है। इनका रचना कौन है, सुजान चरित है। सूदन का सुजान चरित है, इसलिए पूछता है कि सुजान चरित जब घनानंद को भी पढ़ेंगे तो उसी का रचना इसी तरह है, तो इसीलिए ये सब रचना कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, ठीक है। क्या करता है, पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। तो सूदन का कौन सा रचना है, सुजान चरित है, ठीक है, सुजान चरित है सूदन का, जो प्रबंध का है। एक ब्रजवासी दास है, ब्रजवासी दास है, वृंदावन के बल्लभ संप्रदाय, ये याद रखिए, ठीक है, ब्रजवासी ब्रजवासी दास, ब्रजवासी दास वृंदावन के बल्लभ संप्रदाय के से दीक्षित थे, ठीक है। इसका ब्रज विलाप, अपना ही नाम पे ब्रज विलास लिख दिया था, ठीक है, ब्रजवासी ब्रज विलाप लिख दिया था, ठीक है। ब्रजवासी ब्रज में विलाप करते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है।
अच्छा, ये जो सुजान चरित है, ठीक है, ये सुजान चरित है, सुजान चरित कई लोगों का है, ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि घनानंद का है, ठीक है, सुजान चरित है, पहले लिख ही देता हूँ, छोड़ो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, क्या है सुजान चरित। सुजान चरित किनका है जी, तो सुदन का है, ठीक है, सुजान चरित किनका है जी, सुदन का, हाँ सुदन का, सुजान चरित सुदन का है। दूसरा क्या है, तो एक सुजान विनोद है, क्या है, सुजान विनोद है, सुजान विनोद है, सुजान विनोद है, सुजान विनोद किसका है जी, तो सुजान विनोद देव का है, सुजान विनोद देव का है। एक तीसरा एक सुजान है, एक सुजान है, ठीक है, क्या सुजान चरित है, सुजान चरित होगा ना, सुजान हित है, वो किसका है, हित है, किसका है जी, सुजान हित, या तो सार कह सकते हैं, सुजान सित या तो सागर सार जो भी होता है। ये किसका है जी, ये रचना किनका है, तो ये है घनानंद का, क्या है, घनानंद का, घनानंद का, ठीक है, घनानंद का। तो 3 रचनाएं जो सुजान नाम से है, ठीक है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सुजान चरित, सुजान विनोद, सुजान हित, ठीक है। मैं सोच रहा था आगे बताऊं, लेकिन चलो नहीं बताया तो याद आ गया। तो सुजान चरित, सुजान विनोद, सुजान हित किनका रचना है, तो इनका तीनों को देख लीजिएगा कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। सुजान चरित है सुदन का, चरित्र का बात करता कौन, सुदन। सुजान विनोद है, सुजान विनोद है देव का, ठीक है, भोले भाले विनोद, ठीक जैसा, ठीक है। और सुजान हित, सुजान से घनानंद जब प्रेम करते तो उसका हित ही चाहेंगे, ठीक है, सुजान का हित चाहता है कौन, घनानंद। आज रख लीजिएगा इस ट्रिक से। चलिए अब आते हैं कि रीतिबद्ध में अन्य कवि जो छूट गए थोड़ा मोड़ा, ठीक है। ये अन्य रीतिबद्ध कवि है, कौन है, गोप कवि है रामचंद्र वरण, ठीक है, चंद्रशेखर वाजपेयी का हमीर हट है, राम सहाय का श्रृंगार सतसई है, याकूब खान का रसभूषण है, ठीक है। ये हमको लगता है ये इंपोर्टेंट है थोड़ा, याकूब खान का रसभूषण है, राम सिंह का अलंकार दर्पण, ये सब छोड़िए याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कल ऐसे एक नजर से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग रीति मुक्त पे, ठीक है, क्या आते हैं हम लोग रीति मुक्त पे, ठीक है, रीति मुक्त पे। तो हम आप लोग को पहले बता चुके थे रीति मुक्त किसे कहते हैं, तो क्या होता है सो ये क्या करते थे, रीति मुक्त ना तो क्या लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, और ना ही उन अनुसार कोई, मतलब ये ना अपने से कोई जैसे होता था ना पहले चली आ रही थी काव्य लक्षण लिखना, काव्य ग्रंथ लिखना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है, वो ना लिखते थे ना कुछ, अपना मत से लिखते, अपना मत से लिखते, मतलब अपना जो आ गया मन में, ठीक है, वही लिखे। क्या लिखते थे, अपना मन में जो आ गया, मतलब तो अपना सौ को अभिव्यक्त करते थे, सौ को मतलब अपने को अभिव्यक्त करते थे, जो अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करते थे, ठीक है। जैसे माने तो घनानंद क्या हो गया, सुजान पे ज्यादा लिखे, ठीक है, सुजान की प्रेमिका थी, तो ये बताऊंगा। और रीति मुक्त कवि का कुछ विशेषता पहले बता चुके थे, लेकिन नहीं होता फिर से दिला देता हूँ, ठीक है। रीति मुक्त कवि अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते थे, क्या करते थे, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते थे, और अनुभूतियों को व्यक्त करते थे किस लिए, काव्य रचना जो करते थे कैसे, अनुभूतियों को व्यक्त करके अपना काव्य रचना करते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि जैसे कि ठाकुर हुए, गणानंद हुए, और आलम हुए, द्विजदेव हुए, बोधा हुए, इन सब क्या है, रीति मुक्त कवि हुए, ठीक है। ये सब का एक क्रम याद रख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। और रीति मुक्त कवि के कुछ अन्य विशेषता भी याद रख लीजिएगा कि रीति मुक्त कविता व्यक्ति प्रधान था। कैसा था, तो व्यक्ति प्रधान था, क्या था, व्यक्ति प्रधान था। वैसे याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं पहला क्लास में, ठीक है। रीति मुक्त में प्रचलित परंपरा का त्याग कर दिया था, जो प्रचलित परंपरा चली आ रही थी, क्या प्रचलित परंपरा जो चली आ रही थी उसको क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, ठीक है, क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। एक इसका इस सब का जो प्रेम वर्णन किया है उसका उदात का मतलब बहुत ऊंचा है, ठीक है, बहुत महान है कह सकते हैं, ठीक है। उदात है, उदात मतलब क्या होता है जी, बहुत ऊंचा महान, उदात मतलब क्या होता है, ऊंचा महान कह सकते हैं, ठीक है, पवित्र, ये सब चीज लगा सकते हैं। तो इन लोग का प्रेम, रीति मुक्त कवियों का प्रेम कैसा था, उदात था, मतलब महान था, पवित्र था, ऊंचा था, ठीक है। अब ये सब जो थे कि प्रेम रीति मुक्त कवि जो रीति मुक्त कवि थे वो कैसे थे, तो ये फारसी का, इन पे फारसी भाषा का ज्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। फारसी का इन लोग पे ज्यादा प्रभाव था, किसका, फारसी का, ठीक है, फारसी का इन लोग पे ज्यादा प्रभाव था। अच्छा इनका प्रेम में याद रखिए, इनका जो प्रेम था कैसा, संयोग पक्ष कम, वियोग ज्यादा, क्या, वियोग ज्यादा, हाँ वियोग ज्यादा कह सकते हैं। तो जो संयोग मतलब प्रेमिका साथ मिलन कम होता था लेकिन जुदाई ज्यादा होता था, उसी के जुदाई में लिख रहा है, रचना कर रहा है पूरा, ठीक है। और संयोग बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है।
संयोग कह सकते हैं एकमात्र हुआ आलम का, नहीं तो घनानंद बोधा ऐसा सब बिल्कुल नहीं। तो आप लोग समझ गए कि क्या क्या है सो इनका, ठीक है। रीति मुक्त का भी फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या हुए तो यदि क्रम से याद रखना है तो बहुत अच्छा, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, घनानंद, ठीक है। जैसे भी आप लोग याद रखिएगा, लेकिन याद रख लीजिएगा ये 5 गो है, ठीक है। आलम है, बोधा है, ठाकुर है, द्विजदेव है, घनानंद है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग घनानंद पे, ठीक है। रीति मुक्त में बात हो गया, समझ गए होंगे रीति मुक्त का कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है, क्या उन लोग का कुछ प्रभाव पड़ा है, कुछ और क्या उनमें कुछ विशेष है, बता चुका मैं सारा, इतने में समझा चुका। अब आते हैं इनके कवि के बारे में, ठीक है। घनानंद, घनानंद का जन्म हुआ 1689 में, ठीक है, 1689 में, ठीक है। अब याद रख लीजिए, डेट अद्गम याद रखना है आप लोग का, ठीक है। ये इनका सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है सुजान हित। क्या? सुजान हित, सुजान हित, सुजान से प्रेम करता था। एक स्टोरी बताता हूं, ठीक है, कि घनानंद क्या करते थे, जब घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। क्या करते थे? घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, मीर मुंशी के रूप में, ठीक है। किसका में? मीर मुंशी के रूप में मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला वही जो बाजीराव, एक हिंदू सम्राट हुए बाजीराव, ठीक है। बाजीराव का नाम सुन के भाग खड़े हुए थे, अपना किला उला छोड़ के भाग गए थे दिल्ली से बाहर, ठीक है। खाली एक किस तरह है, पहले बाजीराव का स्टोरी बताया, इसके बाद घनानंद का, ठीक है। जैसे मान लेते कि ये मोहम्मद शाह रंगीला, ये दिल्ली का क्षेत्र छाया है, एरिया है, और यहाँ क्या एक किला था जो मोहम्मद शाह रंगीला का, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का। अब इनके यहाँ एक चर्चा सिर्फ हो रहा था कि बोल बाजीराव क्या है जी, कुछ नहीं, बाजीराव इससे कोई भय ही नहीं। तो क्या किया था बाजीराव को, जैसे गुप्तचर होता है जी, यहाँ भी गुप्तचर था, बाजीराव के यहाँ बता दिया, मराठा बाजीराव के यहाँ बता दिया। बाजीराव मात्र 500 आदमी घुड़सवार लेके गया, अब दिल्ली के अगल बगल में पूरा घेर के रह गया, ठीक है। अब ये बाजीराव से इतने डरते थे जो कि अपना क्या करते थे, किला छोड़ के भाग गए थे। तो कितना महीनों इंतजार किया बाजीराव ने, नहीं आया, फिर बाजीराव आ गए वापस, तो वो फिर आए, ठीक है। तो इसी के क्या थे, मीर मुंशी थे। कौन? घनानंद मीर मुंशी थे। किनका? तो मोहम्मद शाह रंगीला के, ठीक है। अब उसी के मुंशी रंगीला के यहाँ एक सुजान नाम की नर्तकी कह सकते हैं, सुजान नाम की एक नर्तकी थी कह सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका घनानंद का प्रेम हो जाता है। कवि था, तो आप जानते हैं कि कवि लोग अपने रचनाओं के प्रभुत्व से किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन सुजान उसमें से नहीं थी कह सकते हैं। तो क्या किए कि जब यहाँ पे एक बार इसी तरह मीर मुंशी थी, बोले मोहम्मद शाह रंगीला बोले कि जी कुछ उनको मीर मुंशी मोहम्मद शाह रंगीला के मतलब अगल बगल अड़ोस पड़ोस होता है ना, वही बोले, क्या बोले, राजा है तो राजा का बहुत होते हैं मंत्री मंत्री, वो बोले कि बोल घनानंद जी बहुत अच्छे कवि है, बहुत अच्छे पद गाते हैं। तो बोला हाँ ऐसा बात है। बोल ठीक है, तो घनानंद जी आइए, आप ही का दरबार में स्वागत है, तो आइए कुछ सुनाइए, यहाँ पे कुछ पद सुनाइए। अब ये कर दी, यहाँ तो गद्दी, यहाँ राजा बैठे हैं, लेकिन यहाँ राजा बैठे हैं और इधर कौन थी, सुजान इधर खड़ी थी बगल में, राजा के बगल में इधर सुजान नृत्य कर इधर खड़ी थी। अब ये घनानंद इतना ढीठ थे, इतना ढीठ थे, ये क्या किए, सुजान की तरफ मुंह करके, सुजान की तरफ मुंह करके, राजा है तो राजा की तरफ मुंह करके ना, अब सुजान की तरफ मुंह करके राजा की तरफ पीठ करके कविता करके सुना दिए, 2 पद सुना दिए, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला बोला इतना मतलब इतना क्या कहते हैं उसको, इतना तुम्हारा हिम्मत, ठीक है रुको, इसको तुम अपने छत्र छाया से बेदखल कर दो, हटा दो, भगा दो। तो इसको सब लोग भगा दिया, ठीक है। कहाँ से रंगीला जी कहाँ भगा दिए, तो अपने छत्र छाया से भगा दिया। तो भगा दिया तो इसको चल गए थे, कहाँ भगा दिए, बनारस आ गए थे। बाद में ये बनारस आ गए थे, घनानंद बनारस आ गए थे। तो एक कहते हैं कि यहाँ 2 प्रचलित बात है, ठीक है। 2 प्रचलित बात क्या है, एक मोहम्मद, एक मैं भूल जा रहा हूँ किनका था, रुकिए यहाँ मैं लिखा हूँगा, हाँ देखो, ठीक है। 2 प्रचलित बात है, एक नादिर शाह, ठीक है, एक नादिर शाह के सेना और एक अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह की सेना माना, नादिर शाह के सेना ने घनानंद के पास, बनारस में आया घनानंद के पास, बोला कि रज रज रज, और घनानंद को बोला रज रज मतलब बोल, सेना उसका आया, बोलता सोना दो सोना दो। घनानंद पास रहे तब, नहीं तो छुच्छा आदमी है, खाली कविता पाठ प्रेम में कर रहा था, उसके चक्कर में मारा गया। तो क्या किए कि बोल इसके पास कुछ सोना था नहीं, बोलता कि वो बोलते कि क्या बोला था मैं, रज रज ना,
वो बोलते तम तम, इसी तरह जो भी था, मैं एक्चुअली याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बोल रहे थे कि सोना सोना, सिपाही क्या बोल रहा था कि सोना सोना दो, ये बोल रहा था कि धूल 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 ले लो, बोल कुछ नहीं मेरे पास, धूल ले लो। तो इसको क्या कर दिया, उसका सेना मार दिया। शुक्ल के अनुसार, ये शुक्ल के अनुसार है, क्या है, शुक्ल के अनुसार कौन है, नादिर शाह के सेना मारा। लेकिन जब बाद में रिसर्च हुआ, बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत रिसर्च पब्लिश हुआ, बहुत ज्यादा शोधार्थियों ने शोध किया, इसके बाद पता चला कि मुनादिर शाह की सेना नहीं, वो अहमद शाह अब्दाली की सेना था। कौन, अहमद शाह अब्दाली की सेना ने इसको मारा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह अब्दाली की सेना ने, अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मारा है, शुक्ल के अनुसार नादिर शाह की सेना ने मारा है। ठीक है, यही बताना चाह रहा था। और जब अब जानते करते हैं कि बनारस काशी में रहिएगा तो आप लोग वहां का भक्ति से विरक्त नहीं हो सकते। तो घनानंद क्या था, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गए थे। ठीक, निम्बार्क संप्रदाय से, जो कि आगे आएगा। मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत अच्छा आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, क्या लिखे, सर्वाधिक प्रिय रचना है कौन, सुजान हित। क्या है, सुजान हित है, जिसमें 507 पदों, जिसमें कितना है पद है, 507 पद है। 507 पद याद रखिएगा, बहुत फेमस रचना है इनके लिए। ठीक है, 507 पद, लेकिन किसमें है 507 पद, तो इनका है सुजान हित में। इन, ठीक है, इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन है। ठीक है, सुजान के बारे में वर्णन है। इनका रचना, ठीक है, इनके रचनाओं पे आते हैं, इनकी रचना बहुत है। ठीक है, इनके रचना इनके बहुत है। कौन है, कोक, ठीक है, कोकसार है, इश्कलता है, वियोग वेली है, सुजान हित है, विरह लीला है, कृपा कंद रस के लिए, यमुना के लिए। ठीक है, 2 मिनट में याद करा देता हूं, देखिएगा कैसे 2 मिनट में याद करा देता हूँ। ये सब मिटा दे रहा हूँ, यही ट्रिक लिख देता हूँ, तुरंत याद हो जाएगा, देखिएगा। क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, और कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा क्या नहीं, क्या इस तरह कुछ दिन गड़बड़ रहा तो उसको मैं सुधारूंगा अगला क्लास में, आप लोग बताइएगा तभी तो होगा ना ये। चलिए, अब आते हैं इनका कैसे याद करें, बोल इतना सर कैसे याद करें। एक ट्रिक है जो कि एक ही ट्रिक में सारा याद हो जाएगा। ठीक है, क्या ट्रिक है, एक ट्रिक है। ठीक है, मैं याद करते समय एक ट्रिक बनाया था, एक ट्रिक बनाया था याद करते समय। क्या क्या ट्रिक बनाया था, तो इनके रचनाओं का है वही, कुछ कुछ शब्द को मैं उठा लिया, जैसे यहां से कोक उठा लिया। ठीक है, तो कुछ कुछ रचना मैं पहले यहां लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पहले मैं लिख देता हूं ट्रिक, इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, कोक पियो में ऐसा ट्रिक है, कोक पियो वियोग में, सुजान है विरह में, कृपा करो रस के लिए, यमुना यस के लिए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, कोक पियो वियोग में, कोक पियो वियोग में, कृपा करो रसकेली, कृपा करो रस के लिए, यमुना यस के लिए। ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, यमुना यस के लिए। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि याद होगा कि नहीं। ठीक है, अपना कसो अच्छा ट्रिक होगा तो आप लोग उससे याद कर सकते, नहीं तो लास्ट में ये है। ठीक है, कोक पियो, कोक से कोकसार, कोक से कोकसार, पियो से क्या हो जाएगा कोक पियो। ठीक है, कोक पियो वियोग, कोक पियो वियोग में, कोक पियो वियोग में। ठीक है, कोक पियो। ठीक है, तो यहाँ वियोग वेली होगा। ठीक है, वियोग, कोक पियो मतलब वियोग। अच्छा, इसका बारे में बताऊं, वियोग से वियोग वेली हो जाएगा। ठीक है, 1 हुआ रचना, 2 हुआ सुजान हित हो गया, 3 हुआ विरह लीला हो गया। कहा विरह लीला, 4 हुआ कृपा। ठीक है, यहाँ से कृपा है तो कृपा क्या हो जाएगा, कृपा कंद हो जाएगा, 5 हुआ। और क्या, कोपियो वियोग में कृपा करो रस के लिए। ठीक है, तो एक रस, हाँ रस के लिए मिली। ठीक है, ये क्या हो गया, 6 हो गया रस के लिए, यमुना यस। ठीक है, यमुना यस कितना हो गया, 7 हो गया। ये 8 कौन सा बच गया, कोपियो वियोग में। ठीक है, विरह लीला, कोई छूट रहा है क्या रचना, यहाँ क्या है, इश्कलता है, विरह लीला है, वियोग वेली है। ठीक है, कोकसार है, कृपा कंद रस के लिए, यमुना यस के लिए। ठीक है, तो कितना रचना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ठीक है। जितना भी रचना आ रहा है इसमें कवर हो रहा है, 7 रचना कम से कम आमद हो जा रहा है ना। क्या कैसे याद रखिएगा, कोक पियो वियोग में, कोक आदमी, कोक मतलब कोको काला, ठीक, कोक कब पी रहा है, वियोग में, कोक पियो वियोग में। जब घनानंद वियोग में थे ना सुजान के हित में, जब वो, मैं तो थोड़ा सा छोड़ ही दिया था स्टोरी, जब वो उसका क्या कर दिए थे कि जब मोहम्मद शाह रंगीला इसको निकाल दिया था अपना छत्र छाया से, अपना स्थान से, तो जब क्यों कविता उसको सुना दिया था सुजान की तरफ मुंह करके और राजा की तरफ पीठ किया था, तो निकल गया था। तो निकलते समय इसने सुजान को बोला था, सुजान को, कि सुजान चलो, लेकिन सुजान गई नहीं, ठीक है, सुजान गई नहीं। राजा के छत्र में रहेगा कौन जाएगा जी, तुम्हारे पास ना खाने का खिलाने का कुछ है तो क्यों जाए, तो सुजान इसको मना कर गई, नहीं गई। तो वही सुजान के विरह में ही तड़प तड़प के इसने जान दे दिया, ठीक है। और लास्ट में कहा जाता है जब इसका नादिर शाह अब्दाली के, ठीक है, नादिर शाह शुक्ल के अनुसार उसको मार दिया, ठीक है, मार दिया जब उनके अब्दाली के सेना ने, नादिर शाह के सेना जिसको कह सकते शुक्ल के अनुसार, उसने मारा, तो लास्ट में जो मर रहा था तो हाथ उठ काट दिया था, हाथ उठ काट दिया था पूरा, हाथ उठ काटा, जो खून निकल रहा था लास्ट में जो खून निकल रहा था, वही खून से एक रचना लिखा था, ठीक है, खून से एक पद लिखा था, वो आगे बताऊंगा कौन सा पद है, ठीक है। तो यहां समझ गया, तो सुजान गई नहीं थी, तो उसी का वियोग में रहा, कोक पियो वियोग में सुजान है विरह में, कोक पियो वियोग में सुजान है विरह में। जब ये मर गया तो सुजान सुनीत विरह में रहेगी नहीं सुजान, तो ये बोलता कि कोक पियो वियोग में सुजान है विरह में, कृपा करो रस के लिए यमुना इसके लिए, कृपा करो किसके लिए, रस के लिए यमुना इसके लिए, ठीक है, रस के लिए यमुना इसके लिए, ठीक है। आध हो गया होगा, इतना आसान ट्रिक है। अब आते हैं, ठीक है, घनानंद बुलंदशहर के रहने वाले थे, कहाँ का, बुलंदशहर का रहने वाले थे, ठीक, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे, और ये बता चुका था। इनका गुरु थे वृंदावन, ठीक है, कहाँ थे, वृंदावन गुरु थे, ठीक है, वृंदावन के गुरु थे। गुरु का नाम पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए याद रखिए वृंदावन देव उनका गुरु थे, ठीक है। एक चीज और, जो घनानंद रचना किया, ठीक है, तो सारे रचना किया तो सब लोग इनका प्रकाशित करा नहीं पाया, कुछ कुछ छूट जाता था, तो भारतेंदु ने, क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके रचनाओं का संग्रह किया था सुंदरी तिलक नाम से। कौन सा नाम से, सुंदरी तिलक नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रचना लिखा था, ठीक है। किनके रचनाओं का संग्रह ये तो घनानंद के रचनाओं का संग्रह, घनानंद के रचनाओं को खोज खोज के लिखा था किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्या नाम से, सुंदरी तिलक नाम से। एकदम पूछा गया, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया, ठीक है। ये मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में है, जहां उसको सुजान से प्रेम हो जाता है, बताता नादिर शाह शुक्ल के अनुसार, ठीक है, जो 1739 में मारा जाता है। आदम, ठीक है, लेकिन किसका सेना था, सब आलोचक इसको मानते हैं, ठीक है, विश्वनाथ सिंह इसको मानते हैं, लेकिन शुक्ल ने इसको नादिर शाह मानते हैं, लेकिन आप लोग को दोनों याद रखा है, शुक्ल के अनुसार नादिर शाह और इसका अनुसार दूसरों के विश्वनाथ शर्मा या तो कोई भी और आलोचक के अनुसार, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली याद रखना, ठीक है, रियल में अहमद शाह अब्दाली की सेना मारा था घनानंद को, ठीक है, यहां हो गया। अब आते हैं घनानंद के कुछ विषय बारे में, ठीक है। दिनकर लिखते हैं, क्या, दिनकर लिखते हैं, दूसरों के किराए पर आंसू बहाने वाले के बीच में यह ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है, ठीक है। इसको प्रेम हो गया था, बहुत जोर वाला प्रेम, ठीक है, बहुत जोर वाला प्रेम। आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब सोच सकते हैं कि राजा तक को नकार दिया, इतना इसको प्रेम हो गया था सुजान से। बोलते दिनकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरों के किराए, बोलते हैं कि दूसरों का किराए पर आंसू बहाने वाले तो बहुत कवि है, ठीक है, बहुत कवि मिल जाते हैं ऐसा, लेकिन ये जो सचमुच में अपने पीड़ा पर, सचमुच में अपने ही दर्द में ये रो रहा है, किसको, कौन बोलता है, तो घनानंद के बारे में बोलते हैं दिनकर, ठीक है। क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है, ठीक है, समझ गए। दूसरा बोलते हैं ब्रजनाथ, ठीक है, ब्रजनाथ, समझो कविता घनानंद की ही आंखी ने की पीरत की, बोलता है कि जो समझ लिया घनानंद का कविता, ठीक है, जो समझ लिया घनानंद की कविता, उसका आंख से आंसू ऑलरेडी आना ही आना है, ठीक है। चलिए अब तीसरा शुक्ल क्या बोलता है, प्रेम के पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है, प्रेम को पीर लेकर, ठीक है, प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। बच्चन से क्या होता है, घन आनंद प्रेम की यातना के कवि, घन आनंद क्या थे, घन आनंद को कहता है, कोई घन आनंद कहता है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। घन आनंद प्रेम के पीर, क्या, प्रेम की प्रेम की यातना, ठीक है। बच्चन से क्या बोलते हैं कि घन आनंद प्रेम की यातना के कवि, प्रेम की यातना मतलब प्रेम में यातना पड़ा है, किसको, घनानंद को, तो सही कहते हैं। बच्चन से क्या कहते हैं, प्रेम में यातना, प्रेम की यातना मतलब प्रेम में यातना से आया किसने, एक तो मोहम्मद शाह रंगीला निकाल दिया, उसका बाद अब्दाली के उनके सेना ने मार दिया, इसको हाथ काट दिया, ठीक है, सोना के लिए, लेकिन सोना इसका पास था नहीं, सिर्फ धूल था, पागल हो गया था सुजान के प्रेम में, तो इसका शरीर में क्या था, धूल उल था, तो धूल बोलता है कि धूल लो, सेना क्या था, गुस्सा में आया, हाथ का पैर काट के ले गया। चलिए यहां तक समझ गए। अच्छा, ये जो बोले कि शुक्र बोलते हैं कि प्रेम के पीर,
ये आप लोग समझते हैं, प्रेम के पीर शुक्ल तो बहुतों को बोलता है। प्रेम के पीर कैसे याद रखिएगा, तो प्रेम का पीर लेके मैं एक पेज में बता देता हूं, ठीक है, कि कैसे याद रखना है ये चीज को। हाँ चलिए, प्रेम के पीर को लेकर शुक्ल ने बहुतों का दिया है, ठीक है, क्या है, प्रेम में पीर, ठीक है, प्रेम की पीर कह सकते हैं, प्रेम की पीर, ठीक है, प्रेम की पीर शुक्ल ने क्या किया है, शुक्ल ने बहुतों का, ठीक है, बहुतों का, शुक्ल ने बहुतों का सेम वाक्य क्या है, प्रेम के पीर। तो सबसे पहले प्रेम का पीर बोलते हैं किसका बारे में, तो जायसी के बारे में, ठीक है, जायसी के बारे में बोलते हैं। प्रेम के पीर के बारे में क्या बोलते हैं, जायसी के बारे में, तो याद रखिएगा जायसी के बारे में बोलते हैं कि जायसी का हृदय, क्या, जायसी, राइटिंग थोड़ा खराब है, देख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। जायसी का हृदय, जायसी का हृदय कैसा कोमल, कैसा कोमल, कैसा कोमल और प्रेम, क्या, और प्रेम की पीर, प्रेम की पीर से भरा हुआ था, प्रेम की पीर से भरा हुआ था, ठीक है। शुक्र बोलते हैं एक दूसरा प्रेम का पीर को लेके बोलते हैं घनानंद का, जिसका भी हम लोग पढ़े, ठीक है, घनानंद, ठीक है, घनानंद को लेकर, ठीक है, घनानंद को लेकर। हाँ, तो दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कि प्रेम, घनानंद के बारे में क्या बोला कि प्रेम की पीर, प्रेम की पीर, प्रेम की पीर ही, प्रेम की पीर ही को लेकर, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है, वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। अब तीसरा बोलते हैं बोधा के लिए, ठीक है, क्या, बोधा के लिए, जिसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यही बता दे रहा हूं बोधा के लिए क्या बोलते हैं। सो बोलते हैं कि प्रेम की पीर, खाली प्रेम के पीर के बारे में ही है, ठीक है, प्रेम की पीर। आप लोग ये एक जगह नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है, इसलिए एक जगह लिख दे रहा हूं, पीर की व्यंजना, पीर की व्यंजना भी इन्होंने, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी, बड़े मर्मस्पर्शी, बड़े मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। अब एक चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है जी, तो चौथा बोलते हैं क्या, आलम के लिए, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये घनानंद हो गया, बोधा हो गया, आलम, ये ऋतुमुक्त के लिए तीन बोलते हैं, और जायसी के लिए प्रेम के पीर के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज कर देते शुक्ल जी कभी, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, प्रेम की पीर या इश्क, हाँ, पीर या इश्क का दर्द, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एकक का एक वाक्य में, का एक वाक्य में भरा पाया जाता है, भरा पाया जाता है। अब यहां से देखना, की पॉइंट खाली पकड़ना है, ठीक है, की पॉइंट क्या पकड़ना है कि कैसे याद रखेंगे सब, प्रेम के पीर, सब प्रेम के पीर को लेके बोला है। तो जैसी बोलता है प्रेम का, ठीक है, जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था।
तक हृदय भरा हुआ था, कैसा? प्रेम के पीर से, ठीक है, कोमल और प्रेम के पीर से, हृदय भरा था प्रेम और क्या प्रेम के पीर से, ठीक है। तो कोमल और हृदय भरा हुआ था, तो हृदय भरा हुआ था कैसे? प्रेम के पीर से, जैसी का याद रखना है, ठीक है। घनानंद को प्रेम को पीर ही को लेकर इसकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, तो वाणी का प्रादुर्भाव पीर, ठीक है, प्रेम के पीर, वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है किसका? प्रेम के पीर को लेकर, ठीक है। घनानंद के बारे में बोलते हैं, ठीक है। और बोधा के बारे में तो प्रेम के पीर की व्यंजना, ठीक है, प्रेम के पीर की व्यंजना इन्होंने मर्मस्पर्शी युक्ति से, प्रेम के पीर की व्यंजना कैसे किया है? मर्मस्पर्शी से किया, ठीक है, मर्मस्पर्शी से प्रेम की पीर की व्यंजना किया है, ठीक है। अब बोलते हैं कि चौथा में आलम, प्रेम की पीर या इसका दर्द, इन्होंने एक एक वाक्य में मिलता है, तो बोलते हैं प्रेम का पीर या तो इसका दर्द, ठीक है, एक एक वाक्य में भरा मिलता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? आलम के लिए, ठीक है। इसे आप लोग रट लीजिएगा, समझ गए होंगे, या तो नहीं तो फिर से देखिए, ठीक है, की पॉइंट कैसे पकड़िएगा। जैसी को प्रेम के पीर के बारे में क्या बोलते हैं? जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। जैसी का क्या? प्रेम हृदय, जैसी का हृदय कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था, जैसी का हृदय प्रेम के पीर से भरा हुआ था, ठीक है। घनानंद के बारे में क्या बोलते हैं? प्रेम की पीर ही को इसकी वाणी का प्रादुर्भाव, तो प्रेम को पीर को लेकर इसका वाणी का प्रादुर्भाव हुआ था किसका? घनानंद का। बोधा क्या बोलते हैं? प्रेम की पीर की व्यंजना इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी से युक्त हुआ, ठीक है। इसका प्रेम की पीर, ठीक है, क्या हुआ? मर्मस्पर्शी से युक्त किया, ठीक है। आलम का क्या? प्रेम की पीर या इसका दर्द, इन्होंने एक एक वाक्य में भरा, बोलते हैं कि प्रेम की पीर या इसका दर्द इसके शब्दों में, इसका वाक्यों में एक एक वाक्य में भरा मिलता है, ठीक है। आलम के बारे में बोलता है। ये सब आगे 1 2 3 ये सब क्या है? ऋतु मुक्त कवि है, जिसको अभी तीनों को पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। ये जैसे जो कि पढ़ा चुके हैं पहले ही। अब आते हैं अपना रिटर्न, ठीक है। चलिए यहां पे हो गया। बच्चन सिंह ने क्या बोला है? घनानंद की प्रेम की यात्रा, प्रेम में आत्मा सहा, इसलिए, ठीक है। अब बोधा बोलते हैं, बोधा पे आते हैं, ठीक है। क्या बोधा पे आते हैं? ये बोधा बांदा जिला के रहने वाले थे, क्या? बांदा जिला के रहने वाले थे। बोधा कहां के रहने वाले थे जी? बांदा जिला के, ठीक है। बांदा जिला के बोधा रहने वाले थे। बांदा जिला का, बांदा जिला कहां है जी? एमपी में है ना, बताइएगा आप लोग कमेंट करके, एमपी में ही शायद। ये राजापुर के रहने वाले ब्राह्मण थे। बोधा क्या था? राजापुर के रहने वाले ब्राह्मण थे। इनका बचपन का नाम था बुद्धि सेन। इनका बचपन का नाम क्या था जी? बुद्धि सेन, ठीक है। इसका बचपन का नाम बुद्धि सेन, ठीक है। बुद्धि सेन इसका बचपन का नाम था। और पन्ना के दरबार में, क्या? पन्ना के दरबार में सुबान, वहां सुजान था। घनानंद में क्या था? सुजान, और यहाँ क्या है? सुभान, सुभान, ठीक है। सुभान के नाम की एक वेश्या थी जिस पर इसका प्रेम हो गया, ठीक है। तो कवि है, बोले मृत्यु मुक्त में सब प्रेम ही कवि है, ठीक है। कभी ये किसको, कभी इससे प्रेम हो जाता, कभी इससे प्रेम हो जाता इन लोग का। तो क्या एक सुभान नाम की वेश्या थी, किसके दरबार में? तो पन्ना के दरबार में, ठीक है, याद रखिएगा। पन्ना के दरबार में एक सुभान नाम की वेश्या थी, उससे प्रेम हो जाता बोधा को, ठीक है। प्रेम हो गया, ठीक है। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने क्या इसको, इस पर, अब उसके दरबार वाला को ही प्रेम में फंसा लीजिएगा तो रुष्ट हो जाएगा ना। तो राजा रुष्ट होकर क्या कर दिया? इनको 6 महीने के देश निकाल का दंड दिया। 6 महीना क्या क्या देश निकालने का दंड दिया, ठीक है। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताया, ठीक है। और इसी बीच इसने विरह वारिस का नाम, रुकिएगा एक सेकंड, सॉरी, हाँ, क्या बोल देता है? सुभान के वियोग में 6 महीना, जब 6 महीना राजा क्या कर दिया? इसको अपना क्षेत्र से भगा दिया। कौन सा देशद्रोह में? तो क्या देश देश निकालने का दंड में, ठीक है, देश निकालने का दंड में दे दिया, ठीक है। और 6 महीना बाहर में रहा, कितना? 6 महीना बाहर जब कर दिया, बाहर में रहा, तो इसने क्या किया? सुभान के वियोग में 6 महीना इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए। सुभान के वियोग में, मतलब क्या यहां जब था तो क्या सुभान को डेली देखता था ये। जब इसको बाहर चल गया, इसको छोड़ के चल गया, तो इसका वियोग ही होगा ना। जब देख नहीं पा रहा तो वियोग ही है। कम से कम देख तो पाता था, संतुष्ट से पहले रहता था, लेकिन अब जब देख भी नहीं पा रहा तो वियोग, बहुत जोर से इसको वियोग आया, ठीक है। वियोग हुआ इसको, 6 महीना बहुत वियोग में बिताया, और वही वियोग में बिताया, और उसी समय एक रचना किया, विरह वारिस, ठीक है। विरह वारिस नाम का एक पुस्तक लिखा, ठीक है। क्या नाम से? विरह वारिस। और एक और लिखा, इश्कनामा। इसके रचनाओं में और घनानंद के रचनाओं में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। यहां लिख देता हूं इश्कनामा और विरह वारिस, ठीक है। विरह वारिस किसका है जी? तो बोधा का, हाँ, बोधा का है। और घनानंद का क्या है?
घनानंद का क्या है, तो इश्क लता है, हाँ इश्क लता है। और दूसरा क्या है जी, तो विरह, क्या हो रहा है, विरह लीला है, क्या है, विरह लीला, हाँ विरह लीला है। ये जो दोनों है किसका है, घनानंद का, ठीक है, घनानंद का। तो इश्क नामा ये क्या बोलते हैं, ये देखना इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो क्या करते हैं, जो बोधा थे, जो सुभान से इसको प्रेम थी, जो कहाँ पन्ना के दरबार में वैश्या थी, उनको प्रेम हो जाता है। तो इस क्या करते, 6 महीना इसको राजा बाहर कर देता, भगा देता है कि भागो तुम यहाँ से। तो 6 महीना जो बिताया, ठीक है, वही बोलते हैं कि बोधा बोलते हैं कि इश्क के नाम पे, क्या इश्क के नाम पे विरह का वारिस कराता है। इश्क के नाम पे, क्या इश्क के नाम पे ही इसको, इसके वजह से भगाया ना राजा, तो ही इश्क के नाम पे क्या करता है, 6 महीना इसको विरह का वारिस कराता है, ठीक है। इश्क के नाम पे 6 महीना विरह का वारिस कराता है, ठीक है। कैसे याद रखिएगा, इश्क के नाम पे विरह का वारिस कराता है कौन, बोधा। इश्क के नाम पे विरह का वारिस कौन कराता है जी, बोधा कराता है, ठीक है। और दूसरा, और कैसे याद रखेंगे, तो इसका अगर घनानंद का, तो इश्क लता, ठीक है, विरह लीला, इश्क लता, इश्क क्या है, इश्क लता की तरह है, ठीक है, इधर उधर फैल जाता है, ठीक है, कहां कहां फैलता पता नहीं, लेकिन फैल जाता है पूरा, ठीक है। तो इश्क के लता, इश्क क्या है, लता की तरह है, ठीक है, इश्क विरह लीला, ठीक है। वो घनानंद क्या करते थे, विरह में लीला गान करते थे, ठीक है, विरह में क्या करते थे, लीला गान, इसीलिए रचना इतना सुंदर सुंदर लिख पाए, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे यहां तक। कैसे इसके नाम पे विरह का वारिस कराया, किसने, बोधा ने। इसके नाम पर विरह का वारिस कराया, जिसका क्या, इश्क लता, इश्क क्या है, लता की तरह है, जो कि जकड़ लेता है सबको, ठीक है। और क्या करता है, उस जकड़ लिया था घनानंद को, लेकिन घनानंद को क्या कर दिया, रंगीला साहब ने लात मार के भगा दिए थे, ठीक है। तो उसने क्या, विरह का लीला, मतलब विरह में लीला कर रहे थे, ठीक है। कहाँ, तो काशी में, वृंदावन में, ठीक है, काशी में वृंदावन में था, ठीक है, सॉरी वृंदावन में था, ठीक है, मिस्टेक से काशी निकल गया। चलिए शुक्ल, अब इसके बारे में शुक्ल क्या कहते हैं ये देखते हैं, ठीक है। बोधा के विषय में प्रेम के पीर की व्यंजना भी इनमें बड़ी मर्मस्पर्शी युक्ति से की है, ठीक है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी, ठीक। इनकी भाषा कैसा था, तो मुहावरेदार, ठीक है, इनके भाषा कैसा था, मुहावरेदार होता था, ठीक। इसमें प्रेम की उमंग छलकती थी, ठीक है। मुहावरेदार किसका भाषा था जी, तो बोधा का भाषा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेम को पंथ, इनका एक दो पंक्ति है, ठीक है, क्या है, प्रेम को पंथ, ठीक है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावन होए। इस बोलते हैं कि देखना, ये प्रेम मतलब कवि लोग कैसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रेम है, जो प्रेम है, इश्क है, कैसा है, ये तलवार है, क्या है, तलवार एक बना देता हूं, एक तलवार मान लेते हैं, ये तलवार है, ठीक है। इधर क्या है, धार है, धार मतलब इधर धार, इधर से कुछ कटता है, तो ये क्या है, प्रेम में चलना, मतलब इश्क में पड़ना, मतलब ये तलवारी के धार पे चल रहे हो आप, ठीक है, तलवारी के धार पे कटने का एकदम 100% चांस है, ठीक है। इसलिए ये सब चीज से दूर रहना है, ठीक है। आप लोग को बता रहा हूं सुनने वाले, चलिए यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। और एक सुभान के आम पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां, ठीक है। चलिए ठीक है, सब पंक्ति उतना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पंक्ति याद रखिएगा। और द्विजदेव पे आते हैं, क्या, द्विजदेव पे, द्विजदेव सबसे पहले जानेंगे द्विजदेव, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रचना है, ठीक है। क्या है, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका है, ठीक है, याद रखिए, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, इसका जन्म 1837 में, ये नहीं याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए। द्विजदेव का ही, द्विजदेव का अन्य नाम है, क्या है, तो महाराजा मानसिंह है, क्या नाम है, महाराजा मानसिंह। कहाँ का थे, तो अयोध्या के राजा थे, ठीक है, अयोध्या का राजा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में, ठीक है, कि द्विजदेव का नाम क्या था, तो मानसिंह था, ठीक है। मानसिंह कहाँ का राजा था, तो अयोध्या के, ठीक है, जो कि कवि द्विजदेव नाम से कविता करते थे सिर्फ, ठीक है। रीतिकालीन सवक्षण उन्मुक्त, ठीक है, मुक्त क्या है, मुक्त काव्य परंपरा का अंतिम कवि, मतलब रीतिकालीन सवक्षण उन्मुक्त, मतलब सवक्षण मतलब कौन थे, सवक्षण जी, रीति मुक्त काव्यधारा, ठीक है। रीति मुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि कौन है जी, तो द्विजदेव मानते हैं, ठीक है। कौन रचना इनका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका है। शुक्ल बोलते हैं ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों, ठीक है, श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हीं अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। क्या ब्रज भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है, देखना, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों, प्रेम का वर्णन वाला कवि, ठीक है, प्रेम वर्णन करने वाले कवियों के इनके अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, द्विजदेव के बारे में बोलते हैं, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मानसिंह, याद रखना है, अयोध्या के नरेश थे, ठीक है, राजा थे, ठीक है। अब एक बच जाते हैं आलम, ठीक है, ठीक है, आलम को खत्म करके रीतिमुक्त खत्म, कल पढ़ाएंगे रीति सिद्ध का, ठीक है। तो चलिए आलम को खत्म करते हैं अब हम लोग। और कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया ना, नहीं ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है, जहां तक उम्मीद है कि सब कुछ छूटा नहीं।
और एक घनानंद का एक पंक्ति है, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, उनका पंक्ति याद रखिएगा जरा सा। अब आलम है, ठीक है, क्या आलम है, आलम जाति से ब्राह्मण थे, आलम क्या थे, जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन आलम क्या करते थे, एक स्टोरी इनका बारे में सुनाता हूँ पहले, इसके बाद इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आलम जाति से ब्राह्मण थे, ठीक है, और बहुत शिक्षित कह सकते हैं परिवार से आते थे। ब्राह्मण है तो आप जानते हैं कि पहले से ही ब्राह्मण शुरू से शिक्षित परिवार से रहे हैं सभी ब्राह्मण। तो ये क्या कैसा परिवार से थे, शिक्षित परिवार से थे, ठीक है। ठीक है, एक शेख रंगरेजिन, ठीक है, क्या है, शेख रंगरेजिन नाम ही था, ठीक है। शेख रंगरेजिन नाम की एक मुसलमान थी, ठीक है, मुसलमान नाम की एक लड़की थी, मतलब एक स्त्री थी कह सकते हैं। वो उसको क्या होता है, आलम से उसको प्रेम हो जाता है, आलम से नहीं, आलम को उनसे प्रेम हो जाता, कहना सही रहेगा, आलम को उनसे प्रेम हो जाता है। तो आलम वो क्या थी, मुसलमान थी, और आलम क्या थे, ब्राह्मण थे। तो बिल्कुल दो अपोजिट धारा के लोग मिल नहीं सकते हैं, ये मुसलमान है और ये ब्राह्मण है, हो सकता है जी, नहीं। तो इसने जब उसको प्रेम हो गया था किसे, शेख रंगरेजिन से, आलम क्या करते थे, ये शेख रंगरेजिन देख रहे हो ना, शेख रंगरेजिन, रंगरेजिन मतलब कोई चीज में रंग लगाना, ठीक है, रंगरेजिन। तो ये काम करती थी क्या, बोल दुपट्टा चुन्नी जैसे कुर्ता ऐसा होता था, इसमें रंग लगाती थी, कौन, शेख रंगरेजिन, ठीक है, इसका नाम इसलिए पड़ेगा शेख रंगरेजिन। क्या करती थी, रंग लगाती थी। तो क्या होता है कि ये आलम जिसका नाम है, वो क्या करते हैं, आलम ये अपना कुर्ता में रंग लगाने के लिए देते हैं, किसको, शेख रंगरेजिन को कुर्ता में रंग लगाने के लिए देते हैं, ठीक है, रंग लगा के देते हैं, झूठो बहाना से ये देते रहता था बार बार, ठीक है। तो इसको इतना प्रेम हो गया, इतना हिम्मत हो गया, एक बार क्या कर दिया, अपना कुर्ता के दुपट्टा कह सकते हैं, उसको लास्ट में एक लेटर लिख के, जिसको लेटर कह सकते हैं ना उसकी भाषा में, प्रेम पत्र, वो प्रेम पत्र लिख के बांध के और दे दिया था उसको। तो धोते समय, रंग लगाते समय जब शेख रंगरेजिन को दिखा तो बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियों लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है मैं आप लोग को भेज दूंगा, लेकिन मैं अभी सुना देता हूं यदि मुझे याद आया तो। हाँ, बोल रहे थे कि कनक छुरी सी काम नहीं काहे को कट छीन, क्या, कनक छुरी सी काम नहीं काहे को कट छीन, कटे तो कंचन कट के कुछ मध्य धर दीन। इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब आप इतनी सुंदर हैं, कनक मतलब सोना, सोना के जैसी आप सुंदर हैं, कैसी सुंदर हैं, सोना के जैसी आप सुंदर हैं। भगवान ने आपको सोने के आपके शरीर में रख दिया, सोने को ही आपका शरीर में रख दिया है। किसको बोल रहा है, शेख रंगरेजिन। ये क्या है, ये सब पुरुषों का जाल रहता है, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सब पुरुषों का जाल रहता है फंसाने का, ठीक है। तो ये सब चीज में आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो क्या बोलते हैं, आलम क्या बोल रहा था, शेख रंगरेजिन का क्या बोल रहे थे कि कनक, ठीक है, क्या, कनक छुरी सी काम नहीं काहे को कट छीन, क्या आलम लिखे थे, ठीक है। बोले कि सोने की परत ही, सोने की जैसा आपका शरीर में सिर्फ बनावट जो कमर ये सब है, क्या है, सोने का ही ढांचा आप में ईश्वर ने आपको ढाल दिया है, ठीक है, सिर्फ इंसान के रूप में। लेकिन तो ये क्या कर दिया, ये इसका शर्ट क्या था, शर्ट को क्या कर दिया, कुर्ता को कलर करके इसको भेज रहा था, सूखने दिया। तो शेख रंगरेजिन भी कम नहीं थी, ये भी बहुत अपने समय में कह सकते हैं कवि की जैसी थी। तो इसने भी एक प्रेम पत्र लिखी, प्रेम पत्र जिसको कहना शायद सही ही रहेगा। और इसने एक क्या कर दिया, इसने भी अपना लास्ट में जो कुर्ता होता है जिसको दुपट्टा कहते हैं, उसको लास्ट में बांध दिया था, ठीक है, लेटर लिख के बांध दिया था। क्या बांध दिए थे, क्या लिख के, कटिक चुकन, क्या बोल रहे, क्या काट लिखा था, कटिक को कंचन काट के कुछ मध्य धर दीन, मतलब पता नहीं इसी तरह कुछ लिखा था, शायद यही पंक्ति था, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं। तो इसी तरह लिखा था, इसने भी भेज दिया था, ठीक है। तो यहीं से इन लोग का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। जब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया तो बात रहा कि समाज के साथ क्या अपनाने का, क्या समाज के सामने क्या होता है, अपनाने का। तो इसने शेख रंगरेजिन ने इसको एक प्रस्ताव दिया कि या तो आप मुसलमान हो जाइए या तो फिर हमको भूल जाइए। क्या, या तो आप मुसलमान हो जाइए या तो फिर हमको भूल जाइए। तो आलम ने बोला कि मैं हिंदू धर्म को ही त्याग देता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता हूं। ये प्रेम का पावर देख रहे हैं ना, किस तरह शुरू से चला आ रहा है। तो ये क्या हुआ, वो हिंदू धर्म को, ब्राह्मण होकर भी हिंदू धर्म को उसने त्याग कर दिया और किसको अपनाया, तो इस्लाम को अपनाया। इसीलिए ये शेख रंगरेजिन को पास गए, ठीक है। तो शेख रंगरेजिन से प्रेम किया, जिसके लिए इसको क्या होना पड़ा था, मुसलमान। समझ गए होंगे स्टोरी। आश्रयदाता कौन था, बहादुर शाह मुअज्जम, ठीक है। आश्रयदाता कौन थे, बहादुर शाह मुअज्जम, ठीक है। आलम की कविता काल कितना है, मतलब समय क्या है, 1683 से 1703, याद रखिएगा। अच्छा, जो आप लोग का रीति काल के प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है, मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिएगा, जहां टाइटल लिखा रहता है उसको टच कीजिएगा, नीचे आएगा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक, ठीक है, उसमें देखिएगा, जुड़ जाइएगा, वहां मैं भेज दूंगा।
अजय दुहाना भेजो तो एक बार टाइप कीजिएगा सर बोल कविता रीतिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां कुछ भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा, ठीक है। इनका कौन सा रचना है, तो इनके 2-3 रचना है जिसमें से बहुत फेमस है। आलम के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। माधवानंद कंकांडला, ठीक, बहुत फेमस है। सुदामा चरित, श्याम सनही, ये सब रचना क्या है, बहुत फेमस इनका, ठीक है। कौन कौन सी रचना है, तो श्याम सनही है, सुदामा चरित है, माधवानंद कंकांडला है, ठीक है, काम कंदला है, आलम के लिए, इन सब रचना बहुत फेमस है। शुक्ल कहते हैं कि ये ठीक है प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। क्या, प्रेमोन्मत्त मतलब प्रेम में तुम पड़े हुए कवि थे, और अपनी तरंग मतलब इच्छा अनुसार अपना रचना करते थे, ठीक है। इसी से इनकी रचना में हृदय तत्व की प्रधानता है। जब लोग अपना इच्छा अपना मन का मन के हिसाब से लिखेगा जी, तो उसका हृदय तत्व मतलब जो अंदर रहेगा वही चीज बाहर में रचना भी आएगा ना, तो वही बोलते हैं हृदय तत्व की प्रधानता है। किसके रचना में हृदय तत्व की प्रधानता है, तो आलम का, ठीक है, आलम की रचना में हृदय की प्रधानता है, ठीक है। इसीलिए रामचंद्र फिर शुक्ल बोलते हैं कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा है। यही चीज मैं लिखा था उस समय ना, इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा है। फिर शुक्ल बोलते हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि प्रेम की तन्मयता मतलब प्रेम की वजह से, तन्मयता प्रेम की चित्रण करने की वजह से, प्रेम इतने अच्छा प्रेम वर्णन किया है, इसकी दृष्टि से मतलब उसके नजर से, उस नजर से आलम की गणना, आलम को गणना मतलब गिनना चाहिए किसमें, रसखान और घनानंद की कोटि में, ठीक है। किस लिए, तो प्रेम की तन्मयता मतलब प्रेम को इतने अच्छे से वर्णन करने के लिए किसमें गिनना चाहिए, तो रसखान और घनानंद की कोटि में गिनना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं। यहां तक समझ गए आप लोग। अब आते हैं ठाकुर, ठीक है। ठाकुर रामचंद्र शुक्ल मानते हैं हिंदी साहित्य में ठाकुर 3 ठाकुर हुए। किन 3 ठाकुर, तो एक लाला ठाकुर दास, ठीक है, और फिर दूसरा ठाकुर, 3 ठाकुर हुए। कौन कौन से 3 ठाकुर, तो एक लाला ठाकुर हुए, ठीक है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, तीनों को ठाकुर ठाकुर कहते हैं। थोड़ा सा खाली आप लोग देख लीजिएगा, या तो फिर मैं अगला क्लास में जब कल पढ़ाऊंगा रीति सिद्ध, तो उसमें कल नहीं परसों शायद या कल ही हो सकता है, तो उसमें मैं बताऊंगा कौन से ठाकुर 3 थे, ठीक है। तो पहला ठाकुर कौन थे, तो पहला ठाकुर लाला ठाकुर दास हुए, यही, ठीक है, ठीक है, बुंदेलखंड के रहने वाले थे। कहाँ, बुंदेलखंड के। बांदा के हिम्मत बहादुर के सामने ही तलवार निकाल दिए। अच्छा, एक बात याद रखना, ठीक है, इसका भी छोटा सा स्टोरी बता देता हूं कि ये ठाकुर जी जात के तो ऐसे क्षत्रिय थे, तो ये क्या करते थे, ये बांदा कहाँ है, एमपी में, और एमपी में ही है शायद, और बांदा कहाँ है, एमपी में, और हिम्मत बहादुर के सामने ही इसने तलवार निकाल दिया। तो कुछ बात हो गया था कि शायद कविता पे करने की ही बात हुआ था, कि कविता को आज खेल समझ लिया है, जैसे पढ़ते से लोग पेश कर दे रहा है, तो उसी तरह बात हो रहा था। तो इसने क्या कर दिया था, मुझे एग्जैक्ट कहानी याद नहीं आ रहा है, तो तलवार निकाल लिया था। किसके सामने, हिम्मत बहादुर के सामने तलवार निकाल लिया। आप सोच सकते हैं कि तलवार निकाल लेना कोई राजा के सामने कितना बड़ा गुनाह हो सकता है उस समय, लेकिन इसका हिम्मत था ठाकुर सिंह का, ठीक। बांदा के हिम्मत बहादुर के सामने ही तलवार निकाल लिए थे, ठीक है। ठाकुर का आश्रयदाता कौन थे, किसके आश्रय में रहते थे, तो किसके आश्रय में रहता था, तो जैतपुर के नरेश केसरी सिंह के आश्रय में रहते थे, ठीक। और इनके पुत्र फिर हुए राजा पारीक्षत के आश्रय में रहते थे। किनको, पहले केसरी सिंह, इसके बाद उसके पुत्र पारीक्षत की। 2 रचनाएं, ठाकुर ठसक, ठाकुर तसक, ठीक है। इनका 2 ही रचना, ठाकुर ठसक, ठाकुर तसक, ठीक है। इनका एक पंक्ति जो फेमस है, क्या फेमस है, ठाकुर को वही लोगों ने की कविता को खेल कर जाने हो, इसी तरह है, कविता को खेल समझ लिया है, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ क्लास खत्म हुआ। अब आगे पढ़ाऊंगा रीति सिद्ध, जो कि आधा घंटा से 40-45 मिनट रहेगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा क्लास। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप लोग को लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में सब चीज़ कंटेंट देना, और हमेशा हम लोग फ्री में ही पढ़ाएंगे, कि जो गरीब हैं और उसको मैं सेवा इस तरह से हम लोग करना चाह रहे हैं। तो आप लोग का वही फर्ज बनता है कि उस सभी दूर दराज बच्चों तक भी पहुंचाना, जो हिंदी साहित्य से रुचि रखते हैं, कोई भी एग्जाम का हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो उसको, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।